से एक्सप्लेन कर रखा है, तो हम यही मानेंगे कि बिना नाम से पूछे तो ये यूज कर नहीं सकते। यू कैन मेक अ बिलीव अबाउट दैट थिंग। आप भरोसा रखते हो। भरोसा और नॉलेज में फर्क है। 4 प्रकार के एफिडेविट्स देने पड़े थे, तो वो क्या है? घर आती लक्ष्मी को ना नहीं कहना चाहिए और पढ़ा दे बच्चों को अच्छा लग जाए। टीम को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी बेटा, बिकॉज हर टीचर अलग अलग बैचेस में ऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब सुनो सभी स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू ऐप, जहां पे चल रहा है जस्टिस फाउंडेशन बैच में भारतीय न्याय संहिता, एंड जहां पे आज हम डील करने वाले हैं डेफिनेशंस का सेगमेंट। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो स्टूडेंट्स एक बार थम्स अप करेंगे सो दैट वी कैन बिगिन विद द सेशन। और आज की क्लास में हम सेक्शन नंबर 2 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने सेक्शन नंबर 1 को डील किया था, जिसमें एप्लीकेशन, नॉन एप्लीकेशन, टेरिटोरियल एक्सटेंशन वगैरह सारी चीजें डील की थी। और आज की क्लास में हम जो हमारा रिमेनिंग केस लॉ है एंड डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, उसको डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लियर? डेफिनेशंस में कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे। अब जो जनरल इस डेफिनेशन में, अब मैं सही रूप में बताऊं तो सब आपके अल्फाबेटिकल वाइज हो चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नई दिखेगी। अब वो कौन कौन सी नई चीजें, उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि नई चीज से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा संभावना होती है। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से मुझे बताएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, क्या बोलेंगे इनको? क्या हम इनको सबसेक्शन बोलेंगे या क्लॉजेस बोलेंगे? क्या हम इनको सबसेक्शन बोलेंगे या हम इनको क्लॉजेस बोलेंगे? हम्म, क्लॉज क्लॉज क्लॉज। ठीक है, क्लॉज क्लॉजेस, सबसेक्शन नहीं बोलना है। क्लॉज क्यों बोलना है? वाई क्लॉज? सबसेक्शन यस्मिन सबसेक्शन, और कोई है सबसेक्शन वाला? तरन सबसेक्शन, वंशिका सबसेक्शन, कशिश सबसेक्शन। ओके, तनिष सबसेक्शन। जिन्होंने भी सबसेक्शन बोला है बेटा, सबसेक्शन नहीं है, ये क्लॉजेस है। ये क्लॉज सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऊपर आपकी एक कंटिन्यूइंग लाइन दे रखी है और ये कंटिन्यूइंग लाइन क्लोज्ड नहीं है। ऊपर क्या है? सलमान, अवंतिका, गौतम। यस, वेरी गुड शाइका, बिकॉज ऑफ डैश। वेरी गुड प्राची। तो बेटा ये ऊपर एक कंटिन्यूइंग लाइन है। सब सेक्शन अपने आप में फिनिश्ड होता है ना, उसके ऊपर कोई लाइन होती है ना नीचे कोई लाइन होती है। और नीचे लाइन हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऊपर कोई कंटिन्यूइंग लाइन नहीं होती है। ठीक है, वो पूरा ही न्यू स्टार्ट होता है, वो सबसेक्शन होता है। और जिसकी एक ऊपर कंटिन्यूइंग लाइन है, नीचे 1 2 3 हो या एबीसीडी हो, वो सब क्लॉजेस में जाएगा। किसमें जाएगा? वो सब क्लॉजेस में जाएगा। सब क्लॉजेस में सब नहीं बोला मैंने बोला वो सब चीजें, वो सब प्रोविजंस क्लॉजेस में जाएगा। ठीक है, यस, वेरी गुड हिमांशी। ओके, गॉट इट। तो अब डिफरेंस समझ आ जाएगा आपको कि क्लॉजेस कौन सा है एंड सब सेक्शन कौन सा है। बराबर। जैसे सेक्शन नंबर 1 में हमने पढ़ा था, देखो जरा 1 उठा के देखो। सेक्शन नंबर 1 में पढ़ा था ना, सब सेक्शन 1 अलग ही लाइन थी, फुल स्टॉप। उसके बाद सब सेक्शन 2, उसके ऊपर कोई डैश वाली कोई लाइन थी? नहीं थी, तो वो आपका सबसेक्शन हो गया। गॉट इट। लेकिन हाँ, जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आर्टिकल होता है, उसके बाद सब आर्टिकल जैसा कुछ नहीं होता है, आर्टिकल एंड फिर क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है इन द संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स का मतलब क्या है? इट मींस जब तक कि कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड ना कर रखा हो, तब तक जो मीनिंग हम बता रहे हैं वही मीनिंग होने वाला है। दैट मीन्स हमने जो सेक्शन 2 में जो भी वर्ड का मीनिंग बताया, मीनिंग वही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि अदरवाइज आपको प्रोवाइड ना कर रखा हो। दैट मीन्स अदरवाइज कोई डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रखा हो किसी डिफरेंट सेक्शन में, तब तो वो मीनिंग है। अदरवाइज ये जो मीनिंग हम बता रहे वो रहने वाला है।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है आगे चाइल्ड की डेफिनेशन अलग दे दी हो सकता है आगे काउंटरफीट की डेफिनेशन अलग दे दी हो, ये भी हो सकता है आगे कोर्ट की डेफिनेशन, डेथ की डेफिनेशन, डिसऑनेस्टली की इंटेंशन कोई सेक्शन में अलग प्रकार से दे दी हो। तो अगर अदरवाइज कहीं और पे कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब कोई दूसरे तरीके से उसको डिफाइन कर रखा है, तो वो मीनिंग होगा, वरना जो हम कह रहे हैं वो हमेशा पूरे के पूरे थ्रू आउट द कोड वो रहेगा। ओके, देखो फर्स्ट मीनिंग क्या बता रखा है इन्होंने, एक्ट, फिर एनिमल, फिर चाइल्ड। act denotes act denotes as well as a series of act as a single act, a series of act as a single act बोला है, यहां पे भी स्मॉल ए है, सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। बेटा आज आपने आधे घंटे पढ़ाई किया, फिर आधे घंटे और किया, फिर 1 घंटा किया, फिर 2 घंटा पढ़ाई किया, तो मानेंगे ना कि पूरे दिन पढ़ाई किया है, उसको एक सिंगल एक्ट ही मानेंगे। ये बोल दूं कि आज पूरे दिन में बच्चे ने 10 बार पढ़ाई की है, नहीं, पूरे दिन पढ़ाई की, दैट्स इट। एक चाटा मारा, 2 चाटा मारा, 3 चाटा मारा, तो हम लोग उसको 3 3 बार हर्ट के लिए थोड़ी ना पनिश करेंगे। दैट मीन्स एक बार हर्ट कॉज किया, हम उसको एक ही बार मानेंगे। एक पर्सन को अगर चाकू से मार दिया गया, तलवार से मार दिया गया है, पर उसको 10 पीसेस में काटा, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे 10 बार मर्डर किया, 10 मर्डर किया, नहीं, एक ही मर्डर किया। सीरीज ऑफ एक्ट्स किए हैं तो उसको हम सिंगल एक्ट ही मानेंगे। ओके, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर, कोई भी क्रिएचर जो जिंदा है, सांस ले रहा हो, खाता पीता हो, अदर देन ह्यूमन बींग्स। इनको भी पता था कि ह्यूमन बींग्स जो है उसकी प्रवृत्ति अब पशु के भांति हो रही है, पर खैर बीएनएस में उसको बख्श देते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अलावा कोई भी लिविंग क्रिएचर है बेटा वो एनिमल में आएगा। मक्खी वक्खी सब, बटरफ्लाई, कुत्ता, बैल, गाय, भैंस, व्हाट एवर इट इज, वो सब बीएनएस के लिए एनिमल के कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज जो भी वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स वगैरह होते हैं वो सब अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रखा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, बराबर है। प्लांट भी क्यों? गौरव तुम कहां कहां तक पहुंच जाते हो? प्लांट लिविंग क्रिएचर है क्या? वो क्रिएचर है क्या? ये बताओ, क्रिएचर है क्या? नहीं, क्रिएचर नहीं है। थर्ड बोलता है चाइल्ड मींस एनी पर्सन, प्लीज नोट डाउन एनी पर्सन। पर्सन में कौन आ जाएगा? मेल भी आ जाएगी, मेल भी आ जाएगा और फीमेल भी आ जाएगी। बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से जो कम है उसको हम चाइल्ड बोलते हैं। ध्यान रखना, बिलो 18 है, इक्वल टू 18 एंड अबव 18 अडल्ट होता है, अडल्ट होता है या फिर मेजर होता है, ठीक है, अडल्ट होता है या फिर मेजर होता है। गॉट इट? काउंटरफीट, काउंटरफीट जनरली कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं आप? लंबी चौड़ी डेफिनेशन है बट डोंट वरी, इसको अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा समझने में। ओके, बताओ, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स काउंटरफीट कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, या लिटरल मीनिंग, या आप एक बार समझ के देखो कि काउंटरफीट का मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है। कूटकरण, कूट रचना होती ना, करेंसी, फेक, जाली नोट हम कह सकते हैं जिसको, यस, जाली नोट कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो काउंटरफीट में सिंपल सी इतनी सी मीनिंग समझना एक बार कि कुछ ओरिजिनल है, ओके, देयर इज समथिंग व्हिच इज ओरिजिनल, उसको हम कॉपी के फॉर्म में बना रहे, कोई दूसरी कॉपी बना रहे जो कि ओरिजिनल जैसी ही क्या करती है बेटा, रिजेंबल करती है, बट वो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। उसकी जैसी ही एक प्रतिस्थापित आप कह सकते हो इमेज है, कोई भी चीज बनाई जा रही है जो ओरिजिनल से रिजेंबल करती है, उसके जैसी ही दिखती है बट वो ओरिजिनल नहीं है। ओके, वेरी गुड जिया, जो कॉपी हो।
अब ये ओरिजिनल से कॉपी जो बनाया जा रहा है, दैट इज ओरिजिनल से जो आप कॉपी बना के काउंटरफिएटिंग कर रहे हो, काउंटरफिएटिंग कर रहे हो बेटा, ये दो तरीके से हो सकती है। मतलब होती तो एक ही तरीके से, बट वह मेंजेरिया में दो चीजें हैं। या तो आपका इंटेंशन है काउंटरफिएट करने का, वो रिजेम्बलेंस करने का, या आपको नॉलेज है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो कुछ कलरिंग कर रहा हूं, शेड दे रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, उससे ऐसा लगेगा लोगों को कि ये ओरिजिनल है, उससे लोग बेवकूफ बन जाएंगे। तो या तो हमारा इंटेंशन है उस ओरिजिनल की कॉपी बनाकर लोगों को डिसीव करना, डिसेप्शन करना, डिसीव करना, डिसेप्शन करना मतलब धोखा देना, या हमको नॉलेज है कि ये रिजेम्बलेंस से लोग धोखा खा जाएंगे। दैट्स इट। तो काउंटरफिएटिंग में दो चीजें जरूरी है, दो मेंटल एलिमेंट्स हैं, या तो इंटेंशन है या नॉलेज है। अब जरा डेफिनेशन पढ़ो। कहते हैं अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफिएट, हम कहेंगे कि एक पर्सन ने काउंटरफिएटिंग की है, who causes one thing to resemble another thing, जो इस एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल करवाता है, उसके जैसा ही बनाता है। किस तरीके से? इस इंटेंशन के साथ, इंटेंटिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, इस इंटेंशन के साथ कि जब वो रिजेंबलेंस करेगा, एक चीज का दूसरी चीज जैसे बनाएगा, तो डिसेप्शन प्रैक्टिस हो जाएगा। डिसेप्शन प्रैक्टिस हो जाएगा का मतलब लोग वहां धोखा खा जाएंगे। क्या हो जाएगा? लोग वहां पे बेटा धोखा खा जाएंगे। एंड सेकंड क्या बोला? देखो वर्ड क्या है, और है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक थिंग को दूसरी थिंग से रिजेंबल करवा रहा है इस नॉलेज के साथ दैट इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड, या उसे नॉलेज है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उससे लोग डिसीव हो जाएंगे, डिसेप्शन हो जाएगा। डिसेप्शन का मतलब धोखा देना, मतलब वो कंफ्यूज आ जाएंगे, वो उसको वाकई ओरिजिनल मान लेंगे। बोलो हाँ कि ना? तो मेन चीज क्या है इसमें? एक चीज को दूसरे चीज से रिजेंबल कराया इस इंटेंशन के साथ कि लोगों में डिसेप्शन प्रैक्टिस हो जाएगा, या इस नॉलेज के साथ कि डिसेप्शन प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक है, इंटेंशन एंड नॉलेज। इंटेंशन भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है। इंटेंशन मतलब आपका प्लान है वो चीज करने का, नॉलेज मतलब आपको जानकारी है कि ये चीज हो सकती है। ओके, अब मैं अगर 10 साल के बच्चे को 20 का कोई जाली नोट दूं तो मुझे नॉलेज है ना कि इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, इस चीज का नॉलेज है कि 10 साल का बच्चा है, उसको क्या ही पता होगा। लेकिन यही चीज अगर मैं कोई आरबीआई के मैनेजर के साथ करूं तो मुझे इस चीज का नॉलेज है ना कि डिसेप्शन प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा कम चांसेस है, क्योंकि बहुत होशियार है, आरबीआई का बंदा है, उसको तो नोट के बारे में सब कुछ पता होगा। यस और नो? वेट सलमान, वेट। ओके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2, अभी हमने ऑफेंसेस पढ़ने स्टार्ट नहीं किए हैं, तो पनिशमेंट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी जब काउंटरफिएटिंग के ऑफेंस पढ़ेंगे तब डील करेंगे। ओके, अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट काउंटरफिएटिंग करो या इमिटेशन एग्जैक्ट हो। इमिटेशन मतलब सेम, जैसे आप इमिटेट करते हो ना किसी को, मॉक करते हो किसी को, या एज इट इज हूबहू उसके जैसा लुक बना के आ जाते हो, तो ये जरूरी नहीं कि जो आपने इमिटेट किया है, दैट इज जो कॉपी किया है, रिजेम्बलेंस किया, वो एग्जैक्ट हो। 19-20 भी होगा तो भी काउंटरफिएटिंग में आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। इट सेज इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिएटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। 19-20 हुआ चलेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, मार्क करो, 5 स्टार लगाओ। जो जनरली पता है बच्चे ये वाली डेफिनेशन बस इतनी सी पढ़ के चले जाते हैं। अब सवाल तो यहां से आते भी नहीं आजकल, एक्सप्लेनेशन से घुस के सवाल आते हैं, अंदर जाकर सवाल आते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बेटा प्रिजम्पशन की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रिजम्पशन की बात करता है। प्रिजम्पशन म्हणजे उपधारणा की बात करता है। ठीक है, और प्रिजम्पशन कैसी है यहां पर लिख लेंगे, शैल प्रिज्यूम है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है किस चीज की प्रिजम्पशन ली जा रही है। ठीक है, अब सुनो बेटा, जब भी काउंटरफिएटिंग का मामला कोर्ट के सामने आएगा ना तो कुछ चीजें प्रिज्यूम कर ली जाएगी। इट सेज व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, जब एक पर्सन ने एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल कर, मतलब एज इट इज कॉपी बना दी है, एंड
द रिजेम्बलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, और वो रिजेम्बलेंस वाकई ऐसा है कि एक पर्सन डिसीव हो सकता है. माइट बी डिसीव्ड, माइट किस में यूज करते हैं? माइट प्रेजेंट में यूज करते हैं कि पास्ट के लिए यूज करते हैं कि फ्यूचर के लिए यूज करते हैं? में आपके फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं. माइट हमेशा आपका पास्ट के लिए यूज होता है. माइट बी डिसीव्ड, दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड, कि वो डिसीव हो सकता था. गॉट इट? किसी को पता है क्या? मे, माइट. अंडरस्टूड? देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड. अगर रिजेम्बलेंस ऐसा है कि वो, किसी का भी इंग्लिश अच्छा है तो बताना. फ्यूचर के लिए नहीं बेटा, फ्यूचर के लिए मे जाएगा. फ्यूचर के लिए मे जाएगा. ओके, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा until the contrary is proved that the person so causing one thing to resemble the other thing intended. अब बोलो, ये intended वर्ड लिखा ना, तो might किसके लिए यूज हुआ? पास्ट के लिए यूज हुआ ना. यस. तो जब एवरीबडी बैक टू द क्लास, जब एक पर्सन ने एक चीज को दूसरे चीज से रिजेंबल किया और वो रिजेंबलेंस ऐसा है कि वो पर्सन धोखा खा सकता था, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, इट शैल बी प्रिज्यूम, कि जिस पर्सन ने एक चीज को रिजेंबल किया, कॉजिंग वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग, इसमें हम प्रिजम्पशन किसकी लेंगे? कि तुम्हारा इंटेंशन था या तुमको नॉलेज था इस चीज का. तुम्हारा इंटेंशन था इस चीज का कि तुम किसी को डिसीव करना चाहते हो, या तुम्हें इस चीज का नॉलेज था कि इससे कोई डिसीव हो जाएगा. It shall be presumed that the person so causing one thing to resemble the another thing intended by the means of that resemblance to practice deception, or he knew. क्योंकि यही तो दो एसेंशियल्स है ना, ये फर्स्ट एसेंशियल है, ये सेकंड एसेंशियल है, और इसमें भी यही डाल दिया, फर्स्ट एसेंशियल एंड सेकंड एसेंशियल, कि या तो तुम्हारा इंटेंशन था उस रिजेम्बलेंस से प्रैक्टिस डिसेप्शन प्रैक्टिस करना, या फिर तुमको इस चीज की नॉलेज थी, इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड बी प्रैक्टिस्ड. गॉट इट? यस और नो? एसेंशियलिटी क्या है इस चीज, इस प्रिजम्पशन की? एक ही एसेंशियलिटी है, जब एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल कर दिया गया है और वो रिजेंबलेंस ऐसी है कि पर्सन डिसीव हो सकता था, तो ये प्रिज्यूम करेंगे कि एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल करते वक्त फर्स्ट तुम उस चीज से ये इंटेंशन रखते थे कि पर्सन डिसीव हो, या फिर तुम्हें इस चीज का नॉलेज था कि उस रिजेंबलेंस से कोई डिसीव हो जाएगा. गॉट इट? यस और नो? यस और नो? बराबर. So it doesn't matter who we give the counterfeit note to it. नहीं, you have an intention ना कि जिस पर्सन को वो नोट दिया जा रहा है वो डिसीव होगा या नहीं होगा. ठीक है? Got it? It might rain tomorrow. No, never. It may rain tomorrow. Might नहीं यूज होगा. ठीक है? अब डिफरेंस जो है वो आप अपनी इंग्लिश के टीचर से पूछते रहना, बट यहां पर एंड माइट यूजुअली पास्ट के लिए यूज होता है, और यहां पर भी माइट को जब इंटेंडेड के साथ पढ़ोगे और जब न्यू के साथ पढ़ोगे तो ये किसके लिए यूज हुआ है? पास्ट के लिए यूज हुआ है. ठीक है? क्लियर है? आगे चल सकते हैं. सबको समझ आया? तो काउंटरफेट में दो चीजें पड़ी है. काउंटरफेट हम डेफिनेशन वापस से रिपीट करेंगे. एक पर्सन काउंटरफेट करना कहा जाएगा जब वो एक चीज को दूसरी चीज से रिजेंबल कर दे, या तो इस इंटेंशन के साथ कि कोई पर्सन को डिसीव कर लेंगे, या इस नॉलेज के साथ कि किसी पर्सन को डिसेप्शन हो सकता है. दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो इंटेंशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बोलता है रिजेंबलेंस या इमिटेशन एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है, एंड सेकंड एक्सप्लेनेशन बोलता है कि हम उसमें शैल प्रिज्यूम करेंगे कि आपका इंटेंशन था या आपका नॉलेज था. ओके, बराबर है. काउंटरफेटिंग ऑफ कॉइन्स वगैरह में बेटा अटेम्प्ट भी आएगा, अटेम्प्ट भी पनिशेबल होगा. अभी वो यहाँ पनिशमेंट या क्राइम या ऑफेंस में नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि वो जब ऑफेंस एक्चुअल पढ़ेंगे हम आपके बैंक नोट्स का, करेंसी नोट्स का, कॉइन्स का, गवर्नमेंट स्टैम्प्स का, तब वहां पढ़ेंगे. वहां पता चलेगा कि अटेम्प्ट पनिशेबल है या कमीशन ही पनिशेबल है सिर्फ. अभी तो डेफिनेशन पढ़ो आप. अभी यहां बुद्धि लगानी कि काउंटरफेट होता क्या है, तब आप उसका अटेम्प्ट समझ पाओगे. गॉट इट लोकेश? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन. कोट.
अब ये जो लंबा चौड़ा जो आपको बैरक दे रखा होता है, इसमें आप सब कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए मैंने आपके सामने ही जो काउंटरफिएट की डेफिनेशन थी इसको ब्रेक किया, तभी मैंने इसको इस पार्ट को ब्लू किया। कोड की डेफिनेशन को भी आपके सामने ही हम ब्रेक करेंगे। देखो 1 और 2 इसमें कभी लिखा नहीं होता, ठीक है, मैं अपने साइड से 1 और 2 लगा रही हूं। ठीक है, बराबर। अब पढ़ो जरा। ओके, कोर्ट क्या होता है? मैम हम लोग कोर्ट जाते हैं, ये बिल्डिंग्स होती हैं, ये कोर्ट होता है ना, यही कोर्ट होता है? नहीं, इन्होंने कोर्ट को अलग तरीके से डिफाइन किया है। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 कोर्ट डिफाइन करता है, मींस अ जज। बेटा कोर्ट बीएनएस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जज एंड बॉडी ऑफ जजेस है। या तो बेटा जज होगा या बॉडी ऑफ जजेस होगा। बॉडी ऑफ जजेस मतलब क्या है? बेंच। कलेक्टिव जजेस भी जब डिसीजन देते हैं तो वही कोर्ट होगा। यस और नो? या तो जज होंगे या बॉडी ऑफ जजेस, दैट्स इट, वही होता है कोर्ट। लेकिन इन्होंने आगे चीज दो और बताई है कोर्ट के मामले में, कहता है कोर्ट में मैम जज भी आएगा, बॉडी जजेस भी आएंगे। वो जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। जो जज को लॉ एम्पावर करता है जुडिशियली एक्ट करने को, प्लीज नोट डाउन, जुडिशियल एक्ट कर रहा है वो। बेटा मैजिस्ट्रेट्स तो आपको एसडीएम भी मैजिस्ट्रेट है, यस और नो? तो वहां क्या फर्क है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये सब क्या है फिर? बेटा फर्क है, कुछ मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जबकि आप जो जजेस बनेंगे वो कौन से बनेंगे, या मैजिस्ट्रेट्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे? आप मैजिस्ट्रेट्स बनेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। यू हैव जुडिशियल पावर, दे हैव एग्जीक्यूटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। वो लोग पीनल पावर्स थोड़ी दे सकते, पनिशमेंट थोड़ी ना दे सकते। एसडीएम पनिशमेंट दे देगा क्या? जेल भेज देगा क्या एसडीएम? हाँ कुछ छोटे मोटे पावर्स दे रखे, ठीक है, बट मेजर पनिशमेंट देने का, कन्विक्शन करने का पावर, अरेस्ट वारंट जारी करने का पावर किसको? आपको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को। तो कभी भी बोल दे यूपीएससी वाला आईएएस है, ये है वो, बेटा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जज जज है, जिसके पास जुडिशरी का पावर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर्स जो दे रखा है वो जुडिशरी को दे रखा है, नॉट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ओके, बराबर। सो जज हु इज एम्पावर्ड टू एक्ट जुडिशियली अलोन, कि आप अकेले निर्णय दे सकते हो जुडिशियली, या मैं कहूं जुडिशियल पावर्स में क्या क्या आ सकता है? अरेस्ट वारंट, समन्स, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कन्विक्शन, ट्रायल करना, एविडेंसेस लेना, विटनेसेस को एग्जामिन करना, ये सारे जुडिशियल पावर्स हैं। या अ बॉडी ऑफ जज विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी, या वो बॉडी ऑफ जजेस जिनको पावर कर रखा है कि आप एज बॉडी एक्ट कीजिए, मतलब कलेक्टिवली एक्ट कीजिए। तो जब भी ये जज या बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशियली, तो हम बोलेंगे ये कोर्ट है। जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशियली। बोलो यस और नो? समझ आया? देखो डेफिनेशन को ब्रेक करने से कितनी आसान हो गई डेफिनेशन। मीन्स अ जज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली। फिर बॉडी ऑफ जजेस में भी वही है, वो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है जुडिशियली एक्ट करने को। जब इन दोनों में से कोई भी या ये दोनों जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, ये कोर्ट बन गए, कहानी खत्म। यस, वेरी गुड हिमांशी, गुड अवनी, गॉट इट, याद रह जाएगा। प्लीज कोर्ट की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछने की ज्यादा संभावना है ना। सर मैं कोर्ट जाता था पिछले 2 सालों से, कोर्ट में प्रैक्टिस करता। अच्छा व्हाट इज कोर्ट? Don't worry, sir. Section number 2, clause 5 of BNS defines what is court. ठीक है, क्लियर है? डेथ, सबसेक्शन 6, सॉरी क्लॉज 6। अगर मैं सबसेक्शन बोल दूं तो प्लीज आपको यही समझना है कि क्लॉज बोलना चाह रहे हैं। ओके, क्लॉज 6 बोलता है डेथ मीन्स, बोलता है डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जनरल रूल इज कि हम ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की डेथ ही मानेंगे इस पर्टिकुलर कोड में,
अनटिल अनलेस अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई विपरीत दे रखा है कि भाई यहाँ पे एनिमल की डेथ हो रही है तो हम उसकी डेथ मान लेंगे। अदरवाइज हमेशा और हमेशा इस पूरे कोड में डेथ मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ है। और डेथ आप कहां पढ़ेंगे? हमेशा ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में डेथ पढ़ेंगे। whoever causes the death, whoever does an act with an intention to cause death, किसकी डेथ? ह्यूमन बीइंग की डेथ। प्लीज नोट डाउन, डेथ का मतलब यहां मृत्यु है। डेथ का मतलब यहां पे मृत्यु है या हत्या नहीं है, बिकॉज हत्या इज मर्डर। मर्डर को हत्या कहा जाता है, ठीक है, एंड डेथ को मृत्यु क्या कहा जाता है। ओके ओके, अंडरस्टूड। डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपको समझ आता है ना? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही पढ़ते थे ना? Honesty is the best policy. Ma'am, we have honest friends. Today you don't have honest, no honest person is around you. तुम खुद भी honest नहीं हो, वो honest अपनी preparation में। का कोई honesty नहीं है तुम लोगों में। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के, उनको खुद ही पता है कि ये स्टेटमेंट हमें खुद के ऊपर नहीं लेना क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। ऑनेस्टी मीन्स डिसिप्लिन है, कुछ गलत करने का आपका कोई खास मानस नहीं है। और वहीं पर जब आप डिसऑनेस्ट हो जाते हो, मान लो आप मेरे रूम में बढ़िया परफ्यूम दिखाए, बढ़िया परफ्यूम है, यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, आपका वहां पे मन डगमगाया, तो आपने वो परफ्यूम थोड़ा बढ़िया तरीके से अपने ऊपर यूज कर लिया। आपको पता था कि बिना मैम से पूछे तो ये यूज कर नहीं सकते, अगर पूछ लेंगे तो फिर मैम हाँ कर देगी, मतलब मैम रेडी है अपना परफ्यूम शेयर करने को। लेकिन वो तो ऐसी है कि वो हाँ करेगी नहीं, तो खुद ही यूज कर लेते हैं। आपने जब यूज किया तो आपको पता था कि ऑथराइज नहीं हूं मैं यूज करने को, और उस वक्त जब यूज किया तो आपको यह भी पता था, नहीं भी पता था तो भी जो एक्ट हुआ है, उस परफ्यूम को यूज किया आपने, कुछ तो भाई यूज किया ही होगा, कुछ तो मटेरियल उसमें से आया है, तो कुछ तो लॉस मुझे हुआ ही और कुछ तो गेन तुमको हुआ है। एक दो बूंद का भी लॉस हुआ तो सही ना। सो यू आर कॉजिंग wrongful लॉस टू मी, wrongful गेन्स टू योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑनेस्टी। जो ईमानदार नहीं है, बेईमानी से की गई चीज है, डिसऑनेस्ट में बेईमानी आती है, ठीक है, बराबर। क्या कहता है? मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन। बेटा डिसऑनेस्टी में आपका इंटेंशन होता है, बट इंटेंशन कैसा है? बैड इंटेंशन है। कैसा है? बैड इंटेंशन है। क्यों है बैड इंटेंशन? क्योंकि आप खुद का बेईमानी से फायदा कर रहे हो या दूसरे का बेईमानी से नुकसान कर रहे हो। एंड डिसऑनेस्ट वर्ड आपको सबसे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंस होल्ड करता हुआ दिखेगा तो वो है थेफ्ट के ऑफेंस में। किसके ऑफेंस में? थेफ्ट के ऑफेंस में। with an intention of causing wrongful gains to one person or wrongful loss to another person। आप खुद का फायदा कर रहे हो या किसी और का फायदा कर रहे हो, या हो सकता है खुद का फायदा नहीं हो रहा है बट सामने वाले का नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप मेरी किराने की दुकान पर आए और किराने की दुकान पर मैं इधर उधर थी, तो आपने एक बढ़िया कुरकुरे का पैकेट पर हाथ साफ कर लिया, उड़ाकर लेके गए कुरकुरे का एक पैकेट, तो आपको क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन्स हुआ, और हमको क्या हुआ? रॉन्गफुल लॉस हुआ। दोनों को कुछ ना कुछ हुआ, आपको फायदा हुआ, मुझे नुकसान हुआ। एक ऐसा हो सकता है कि आपको कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन मुझे नुकसान हुआ। मेरी स्कूटी पड़ी थी आपके कोचिंग के बाहर, बोला अच्छा 2 घंटे की क्लास 3 घंटे तक खींचती है टीचर, इसकी तो आज टायर का हवा निकालते हैं। गाड़ी के टायर का हवा निकालते हैं। बेटा आप गाड़ी के टायर का हवा निकाल के चले गए, तो मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ ना? यस और नो? तो अगर आपने वो इस इंटेंशन के साथ किया है कि मैम को लॉस हो जाए तो इट इज डिसऑनेस्टली। यस और नो? गॉट इट? ध्यान रखना है प्लीज, यहाँ पे वर्ड और है, बैक में चेक कर लो, ये वर्ड और ही है ना, दोनों का साथ में होना कोई जरूरी नहीं है। रॉन्गफुल लॉस में जनरली आप जहां सिर्फ और सिर्फ रॉन्गफुल लॉस हो रहा है और आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, दैट इज अक्यूज को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसमें जनरली रिश्ती का अपराध आएगा। मिष्टी नहीं, रिश्ती। रिश्ती मीन्स मिसचीफ। ओके, ठीक है, चलें आगे। डॉक्यूमेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएसए पढ़ा है, डॉक्यूमेंट का मतलब आप हो सकता है कि समझ जाएंगे। डॉक्यूमेंट को भी ब्रेक करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बेटा बीएसए में भी दे रखी है और यहां पर भी दे रखी है, डिट्टो एज इट इज, सेम डेफिनेशन है, फर्क सिर्फ एक वर्ड का है, ठीक है।
ओके, सेम डेफिनेशन है, फर्क सिर्फ इस वर्ड का है। यहाँ पे एविडेंस ऑफ द दैट मैटर है और वहां पर रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर है। एक बात बताओ, आपके हाथ में अभी एक नोटबुक होगी? नहीं मैम, इतने अच्छे थोड़ी है। चलो बेरेक्ट तो होगी, हाँ बेरेक्ट है। बेरेक्ट आपके पास पड़ा है, वो क्या है? उसमें पन्ने हैं, कागज है, पेपर है, पेजेस है। अब उस पेज के ऊपर कुछ लेटर लिखा होगा, कहीं पर कोई मार्क बना रखा होगा, कोई फिगर्स लिखे होंगे। तो ये क्यों लिखे हुए हैं? ये इसलिए लिखे हुए हैं ताकि उस पर्टिकुलर पेपर के ऊपर कोई मैटर को एक्सप्रेस किया जा सके, या कुछ डिस्क्राइब कर रखा है, लॉ को डिस्क्राइब कर रखा है ना। या आपने अपनी भावनाएं एक दिन एक कागज पर उठाकर लिख दी किसी के प्रति, तो क्या किया है? आपने कुछ मैटर को एक्सप्रेस किया है, या जो आपका बेरेक्ट है उसमें वो मैटर क्या हुआ है? डिस्क्राइब हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? लेटर्स है, फिगर्स है, मार्क्स है, इन सब से कुछ लिखा है ना हमने। क्यों लिखा है? ताकि कल को हम इसको वापस पढ़ सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। यस और नो? तो यही होता है डॉक्यूमेंट। इसमें पेपर आ सकता है, इसमें वुडन स्लेट आ सकती है, इसमें बोर्ड आ सकता है, इसमें ये पीपीटी आ सकती है, उसके साथ साथ कोई पत्थर आ सकता है। कई बार आपने देखा है मॉन्यूमेंट्स या कोई टूरिस्ट प्लेस वगैरह घूमने जाते हो आप, है ना, ये दिखता है आपको, राम वेड्स श्याम, सॉरी राम वेड्स श्यामा, श्याम तो कैसे, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो क्या है? वो पिलर पे और वो माउंटेन पे ऐसा एक्सप्रेस कर रखा है। ये भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि प्यार का इजहार किया गया बेटा, और ये एविडेंस है इस चीज का कि कल को जब 4 साल बाद आएंगे शादी करके, तो ये दिखेगा कि हम लोग आज से 4 साल पहले यहाँ आए थे। यस और नो? यस, वॉल बी। ओके, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर या तो एक्सप्रेस किया गया या डिस्क्राइब किया गया, किस पे? अपॉन एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या हो सकता है? ये लैपटॉप सब्सटेंस है, पेपर सब्सटेंस है, वॉल सब्सटेंस है, आपका दीवार सब्सटेंस है, माउंटेन सब्सटेंस है, पत्थर सब्सटेंस है, बिल्कुल वो सब्सटेंस है। किस तरीके से? व्हाट इज द वे? बाय मीन्स ऑफ आइदर लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स। प्लीज नोट डाउन, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इस क्वेश्चन में एक वर्ड भी ऐड कर दिया गया, और वो क्या है? लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और वर्ड्स। वर्ड्स नहीं है, क्योंकि वर्ड्स किससे बनते हैं? लेटर्स से बनते हैं। लेटर्स से ही तो वर्ड्स बनते हैं। यस और नो? वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं। बोलो हाँ कि ना? ये क्या लिखा? एस एच आई, तो एस क्या है? लेटर, एच क्या है? लेटर, आई क्या है? लेटर। ऐसे हमने 7 लेटर मिला के क्या बना दिया? एक वर्ड बना दिया। बराबर? ये शिवम नहीं लिखा है मैंने, शिवानी लिखा है। बराबर? तो प्लीज नोट डाउन, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स है। अगर आ जाए लेटर्स, वर्ड्स, मार्क्स, गलत है, वर्ड्स नहीं आएगा। ओके, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या तो सिर्फ लेटर्स लिखे हुए, या सिर्फ फिगर्स लिखे हुए, या सिर्फ मार्क्स लिखे हुए, या हो सकता है इनसे ज्यादा कोई और मीन्स यूज कर लिए जाए, इनसे ज्यादा मीन्स यूज कर लिए जाए। मतलब हो सकता है लेटर्स के साथ साथ फिगर्स भी यूज कर लिए जाए, हो सकता है लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स सब कुछ ही यूज कर लिया जाए। मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, इस एक मीन्स से ज्यादा मीन्स यूज किए गए, मतलब हो सकता है तीनों ही मीन्स एक ही सब्सटेंस पे यूज किए गए हों। एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड भी आता है, ये पहले इसमें नहीं था, इसलिए अब पीपीटीज, पीडीएफ, आपके ग्राफिक डिजाइन्स, ये सब भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। नहीं, वर्ड्स क्यों नहीं फॉल करते डॉक्यूमेंट में? क्योंकि वर्ड्स किससे बने होते थे? जा लेटर्स से बने हैं, तो ये लेटर्स से तो वर्ड्स बने हैं ना, तो डॉक्यूमेंट, डी भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है? मार्क्स मींस कोई भी मार्क बना दिया, गौरव दिस इज मार्क, ये मार्क बना दिया। फिगर्स क्या है? 1 2 3 4, ये फिगर्स हैं। ओके, बराबर? रोमन नंबर्स में भी फिगर्स हो सकते हैं। फिगर्स मींस दैट सम कुछ अमाउंट लिखा है आपने। ओके, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, अब ये एक्सप्रेस क्यों किया है, डिस्क्राइब क्यों किया है लेटर, फिगर, मार्क्स के थ्रू? क्योंकि हमारा इंटेंशन है इसको यूज करना, विच मे बी यूज्ड, जो यूज हो सकता है फ्यूचर में, एज दी
एविडेंस ऑफ दैट मैटर। मैं और आप बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं और कुछ सर्टन टर्म्स पे हम एग्री करते हैं, राइट? मान लो मैं और श्रेया एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और वहां पर उसको साइन करते हैं। क्यों साइन कर रहे हैं उसको? क्यों उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को हमने अपने पास रखा हुआ है, सिग्नेचर किया हुआ है, अटेस्ट करवाया हुआ है? क्योंकि हम उसको एज एन एविडेंस रखना चाह रहे हैं कि कल को श्रेया जी नहीं मुकर जाए या कल को मैम नहीं मुकर जाए कि हम इन टर्म्स पे तो एग्री नहीं किए थे। क्लियर है? Yes or no? Is it clear? So that is what is meant by documents. Okay. Explanation 1 and explanation number 2. अच्छे से सुनना। एक्सप्लेनेशन से हालांकि कई बार कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी सुनो। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये कहता है, मैंने बोला इस डेफिनेशन के एक्सेप्शन से, एक्सप्लेनेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे सेक्शंस के एक्सप्लेनेशन नहीं, इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन कम आए हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 8 के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बहुत कम आए या ना के बराबर है। इट सेज इट इज immaterial by what means or upon what substance the letter, figure, mark are formed or whether the evidence is intended for or may be used in court or not. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस टाइप के सब्सटेंस पे या किस मीन्स से वो लेटर, फिगर, मार्क जो है वो फॉर्म किए हैं। सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, दीवार हो सकती है, पत्थर हो सकता है, लोहे का सरिया हो सकता है, बैनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इमटेरियल, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड कौन से मीन्स से लिखा गया है? चौक से लिखा गया है, पत्थर से ही लिखा गया है, पेंसिल से लिखा गया है, खून से लिखा गया है, मेहंदी से लिखा गया है, किससे लिखा गया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या वो वाकई एज एन एविडेंस यूज करने का इंटेंशन था इन कोर्ट और नॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कोर्ट में यूज करने के लिए हम लिख रहे हैं। बेटा कपल जाके माउंटेन पे हार्ट बना रहा है तो उनका ये इंटेंशन थोड़ी ना कि कल को कोर्ट में इस चीज को यूज करेंगे, नहीं, उन्होंने एज ए मेमोरी क्रिएट किया है कि कल को 4 साल बाद आकर वो वापस इस चीज को देखेंगे और अपनी जो भी सपनों की नगरी है उसको वापस जिया जाएगा। यस और नो? इज इट क्लियर? ये पूछा जा सकता है कि क्या ये मटेरियल है? इट इज कंप्लीटली इमटेरियल। कौन से मीन से, कौन से सब्सटेंस पे लिखा गया है, एज वेल एज क्या हम वाकई उसको कोर्ट में यूज करने का इंटेंशन रखते कि नहीं रखते एज एन एविडेंस। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है, whatever is expressed by means of letters, figures, marks, as explained by mercantile or other usages, shall be deemed to be expressed by such letters, figures, marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. हो सकता है अलग अलग भाषा में आ रहा हो, तो वो चीज भले ही किसी अदर वे में यूज रखे, यूजेजेस हैं, रीतियों के हिसाब से। कई बार आपने अगर वगैरह में गए तो बेटा उनका जो बिजनेस करने का तरीका है वो अलग है, उनके लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स जो हैं वो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अलग ही दुनिया के हैं, जो हो सकता है हमारे पल्ले ना पड़े। यस और? तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 उसी की बात कर रहा है, बोल रहा है whatever is expressed by means of letters, figures, marks as explained by mercantile or other usages. अगर कोई मर्केंटाइल में इन्वॉल्व है या कोई यूजेजेस हैं, आपकी रीति या प्रथाएं हैं, उनके हिसाब से आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, तो उस पर कोई भी लेटर है, फिगर है, मार्क्स है, किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो हम यही मानेंगे कि इट शैल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस्ड बाय सच लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स विद इन दिस सेक्शन। तो हम ये मानेंगे कि वो लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स जो है इसी सेक्शन वाले लेटर्स, फिगर्स, मार्क है, जो कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 8 में बात की गई है। Although the same may not have been actually expressed. जरूरी नहीं है कि जो मर्केंटाइल के जितने भी गुड्स हैं या जो भी आपने यूजेजेस यूज किए हैं अपने, उनके हिसाब से ये कोई जरूरी नहीं कि उसी वे में एक्सप्रेस किए गए हो जो क्लॉज 8 डीम करता है या क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग डीम किया गया हो, कोई जरूरी नहीं है। बट अगर वो एक्सप्रेस कर रखा है किसी भी तरीके से, वो इस चीज में फॉल करेगा। दैट मीन्स कंक्लूजन इसमें ये निकलता है कि मर्केंटाइल के दौरान हो रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या गुड्स के ऊपर कोई भी लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स हैं या यूजेजेस हैं आपके खुद के, उनके हिसाब से आपने कोई लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स को लगा रखा है, तो वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट बोलता है, अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which may be used as evidence of the contract is a document.
मैंने और श्रेया गुप्ता ने बेटा एक डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्मेट में ना, मैंने खुद ने पूरा के पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा, श्रेया जी ने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया. इट इज अ डॉक्यूमेंट. यस इट इज. अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट. चेक पे साइन वगैरह कर रहे हैं, वो भी डॉक्यूमेंट है. पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक डॉक्यूमेंट है, वो ये शो करता है कि हमने किसी पर्सन को पावर दिए हैं. अ मैप और अ प्लान, ये क्या है? ये भी तो हमने कुछ डिजाइन किया, कुछ एक्सप्रेस किया है. विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट. बेटा भारत का नक्शा क्या है? डॉक्यूमेंट ही तो है. अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट. मैं एक पेपर पर डायरेक्शंस लिख के दे दूं कि पूरी टीम इस प्रकार से काम करेगी या स्टूडेंट्स इस चीज को डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे, वो भी डॉक्यूमेंट है. ठीक है. फ्रॉडेंटली, फ्रॉड करना चाह रहे हैं हम किसी के साथ, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? किसी के साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं. कुछ भी करके अगर हम किसी को फ्रॉड कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन कैसा है? फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है. अब फ्रॉड इन्होंने यहां डिफाइन नहीं किया है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड डिफाइंड है. और कहां डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 17 डिफाइंस योर फ्रॉड. ठीक है, बराबर है. इट सेज means doing anything with the intention to defraud but not otherwise. otherwise नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से कोई भी कार्य किया गया, हम बोलेंगे इट इज अ फ्रॉडुलेंट थिंग. बट नॉट अदरवाइज. अदरवाइज में डिफ्रॉड नहीं होगा. फिर मतलब अच्छे के लिए अगर आपने किया तो फ्रॉडेंटली थोड़ी ना होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से. ओके. नेक्स्ट कहता है जेंडर क्या होता है. क्या बोला? जेंडर. द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में क्या होगा? आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर. बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि इसमें आपको कई बार वर्ड ही दिखाई देगा और आपको लगेगा मैम ये तो सिर्फ मेल की बात कर रहा है. ऐसा नहीं है. प्रोनाउन ही का मतलब क्या है? प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम. यस और नो? सर्वनाम होता है ना. सर्वनाम में इसका, उसका, ये, वो, ये सभी आता है सर्वनाम में. अब ही के डेराइवेटिव्स क्या हो सकते हैं? हिज, हिम, ये इसके डेराइवेटिव्स है. ये नहीं, ही का बेटा, ही का. गौतम, ही का. यस, परफेक्ट जिया. ही का हर कैसे होगा? गौतम, ही का हर कैसे होगा बेटा? ही का या तो हिज होगा या हिम होगा. हिज उसका, हिम वो. एंड इट्स डेराइवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन. जब भी प्रोनाउन ही और उसके जितने भी डेराइवेटिव्स है किसी भी पर्सन के लिए यूज होंगे तो उसके अंदर तीनों आएंगे. मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगी और ट्रांसजेंडर्स भी आएंगे. तीनों के लिए यूज किया गया है. और अब मैम जब रेप की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी तो वर्ड ही है, वहां पे भी तो वर्ड ही है ना. तो क्या उस मामले में हम फिर ये मान लें कि रेप की डेफिनेशन में ये फीमेल भी आ रही है, कि फीमेल भी अक्यूज है या ट्रांसजेंडर भी अक्यूज है? बोलो हाँ कि ना. रेप की डेफिनेशन जब आप उठा के देखोगे तो उसमें भी वर्ड ही आ रहा है. ही पेनिट्रेट्स एनी ऑब्जेक्ट, ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो क्या हम उस ही में फिर फीमेल भी माने अगर हम जेंडर की ये डेफिनेशन फॉलो कर ले तो? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि वहां ओपनिंग लाइन कहती है एनी मैन. तो ये वाली जो लाइन पढ़ के आयो ना बेटा, ये वाली, ये यहां काम आएगी. दिस दिस लाइन मैं हाईलाइट करती हूं इसको ऑरेंज से. दिस लाइन अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, क्योंकि वहां उस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेसली बोल रखा है कि वहां पर ही मैन के लिए यूज हो रहा है. तो वहां पे वो कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज मेंशन कर चुका है ना. तो फिर ये वाला जो जेंडर वाला डेफिनेशन में ही जो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सबके लिए यूज हो रखा है वो वहां अप्लाई नहीं करेंगे. वेरी गुड श्रेया. वहां स्पेसिफिकली मैन लिखा हुआ है, अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेस कर रहा है वहां पर, इसलिए वो ही वर्ड मैन के लिए ही है. वहां फीमेल नहीं आएगी, वुमेन नहीं आएगी या ट्रांसजेंडर्स नहीं आएंगे. अदरवाइज बहुत जगह ही लिखा हुआ है एक नॉर्मल ऑफेंस के लिए, मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, आप देखना बहुत जगह वर्ड ही लिखा हुआ है. तो उस मामले में ही, हिज, हिम में हम मेल भी मानेंगे, फीमेल भी मानेंगे, ट्रांसजेंडर भी मानेंगे.
जहां पे एक्सप्रेसली मैन लिखा हुआ है मतलब ही हिज हिम मैन के लिए यूज है। जहां पे एक्सप्रेसली वुमेन लिखा हुआ है तो उस मामले में हर, हरसेल्फ, शी उस वुमेन के मामले में यूज करेंगे। ठीक है, यस अ मैन कमिटेड इज रिटन अंडर सेक्शन 63। वेरी गुड ध्रुमिल, गॉट इट। तो ये चीज ध्यान रखना, जेंडर की डेफिनेशन में अब ट्रांसजेंडर ऐड कर दिया गया, पहले ट्रांसजेंडर नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब इन्होंने बोला ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है। इफ यू ऑल रिमेंबर सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 5 में हमने कंप्यूटर रिसोर्स पढ़ा था, यस और नो। शायद हो सकता है अभी कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन हो सकता है कि आपके बैरेक्स में नहीं दे रखी है, लेकिन आईपीसी में दे रखा होता था, हो सकता है पूछ लिया जाए। जहां पर आईटी एक्ट आ रहा है वहां हो सकता है कि कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन पूछ ली जाए। अब इन्होंने ट्रांसजेंडर एक वर्ड यूज किया है, तो ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने बोला देयर इज अ पर्टिकुलर एक्ट, उसके सेक्शन नंबर 2 क्लॉज के में जिस तरीके से ट्रांसजेंडर को डिफाइन है वही यहाँ पे ट्रांसजेंडर रहने वाला है। इट सेज shall have the meaning assigned to it in clause K of section 2 of Transgender Person Protection of Right Act 2019। 2019 में एक एक्ट आया था, वो कौन सा एक्ट था बेटा? ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2009 का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज के। ये बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ये एक्ट भी पूछा जा सकता है, इस एक्ट का ये क्लॉज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गुड फेथ, ये लास्ट डेफिनेशन हुआ करती थी हमारे आईपीसी की। गुड फेथ सद्भावपूर्ण। अब आप सब लोग गुड फेथ में पढ़ाई कर रहे हो ना, यस और नो। गुड फेथ मतलब क्या? जहां पे आप ड्यू केयर अटेंशन लेकर आराम से काम कर रहे हो, जहां पे आपका कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है। आपने बहुत सारे माइनर लॉज में वर्ड गुड फेथ पढ़ा है, इम्यूनिटी वाले सेक्शन में। नो ऑफिसर और द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट shall be punished, या no suit, legal proceeding or prosecution shall be initiated against the officer or the officer of the central government or state government for any act done in good faith। वैसे ही यहां पे बोल रहा है nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention। अब आप सभी स्टूडेंट्स यहां पर लिखेंगे बैरेट के पास कि ये नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है, उल्टी डेफिनेशन दे रखी है ना। ये बोल रहा है हर वो चीज गुड फेथ में नहीं होगी अगर वो आपने या तो की है या इस भरोसे के साथ, सॉरी इस भरोसे के बिना, ड्यू केयर या अटेंशन के भरोसे के बिना। हर वो चीज गुड फेथ में नहीं आएगी अगर वो ड्यू केयर या अटेंशन के लिए नहीं की गई हो। ड्यू केयर या अटेंशन के लिए नहीं, के साथ नहीं की गई, सॉरी। ड्यू केयर, केयर मतलब क्या? ध्यान पूर्वक। अटेंशन मतलब क्या? आपने पूरी सजगता वहां बरती है। अगर इन दो चीजों के साथ आपने कार्य नहीं किया है तो वो गुड फेथ में नहीं आएगा। दिस इज अ नेगेटिव डेफिनेशन, यस और नो। कैन वी कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव डेफिनेशन? यस, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव डेफिनेशन। कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। नथिंग हटा दो, विदाउट हटा दो, आपकी पॉजिटिव डेफिनेशन बन जाएगी। यस और नो, यस और नो। व्हाट ध्रुमिल? ये नेगेटिव डेफिनेशन है, उल्टा दे रखा है कि हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज नहीं की गई है, कोई भी चीज में गुड फेथ में भरोसा नहीं डाला गया है अगर वो चीज इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। बट इफ इट इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन वी विल से द थिंग हैज बीन डन और इज बिलीव टू बी डन इन गुड फेथ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कोशिश ये करना है कि आप एज इट इज ये नेगेटिव डेफिनेशन ही लिख के आओ, लेकिन अगर याद नहीं रहता है तो इसको पॉजिटिव में अपने नोट्स में लिख लो। जैसे मैंने अपने नोट्स में हमेशा इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा हुआ था। ठीक है, एवरीथिंग इज सेड टू बी डन इन और एनीथिंग डन इन, डन विद ड्यू केयर और अटेंशन इज सेड टू बी डन इन गुड फेथ। ठीक है, चलो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस है। गवर्नमेंट, हार्बर एंड इंजरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में एक बड़ी डेफिनेशन आएगी एंड दैट विल बी योर दिस वन। ऑफेंस तो ठीक है ही। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कोशिश करेंगे आज पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन तक कंप्लीट कर ले। बहुत सारे केसेस हैं हमारे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। ठीक है, चलिए जी।
गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज जहां एक्सप्रेसली बोल रखा है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, ठीक है। यस, बोनाफाइड, जेन्युइन नहीं। good faith can be said to be a part of intention of crime, but good faith is a defense, remember this thing। गुड फेथ ध्रुमिल क्या होगा, इट इज अ डिफेंस। जनरल एक्सेप्शन में गुड फेथ डिफेंस के तौर पे काम करेगा, वो क्राइम के एसेंशियलिटीज में काम नहीं करेगा, क्योंकि क्राइम के एसेंशियलिटीज क्या है, मैलिफाइड इंटेंशन, मेंजेरिया। बट गुड फेथ जो है जनरल एक्सेप्शन में, कंसेंट एज अ डिफेंस में, गुड फेथ सबसे बड़ा जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है। 5 सेक्शन लाइन से पढ़ेंगे तभी हम। हार्बर का मतलब क्या होता है, आप अपने दोस्त को संरक्षण देते हो ना, अच्छा कोई बात नहीं भाई, अब पापा तेरे पीट रहे हैं, आज मेरे घर पे आ जा, मेरे घर पे खाना पीना खा लेना, मेरे घर पे रह लेना 1-2 दिन, वही होता है हार्बर। बोल रहा है क्या क्या सप्लाई हो रहा है, प्लीज नोट डाउन। कहता है सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, ड्रिंक म्हणजे पानी है ना, वो वाली ड्रिंक नहीं जो तुम समझ रहे हो, मनी, क्लॉथ्स, आर्म्स, इम्यूनेशन। देखो बेटा, बेसिक चीज के साथ साथ और क्या, आर्म्स एंड इम्यूनेशन, गोली बंदूक बारूद ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। और या फिर मीन्स ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस गाड़ी घोड़ा पकड़ा दिया कि भाई यहां से वहां चले जाओ, भाग जाओ यहां से, ये भी दिया, वो भी हार्बर में आएगा। हार्बर का ये मतलब नहीं है सिर्फ अपने घर में छुपा के रखना, हार्बर का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी कोई रिसोर्स प्रोवाइड करना, वो भी हार्बर में आएगा। एनी काइंड ऑफ हेल्प, वेरी गुड जिया, प्रोवाइडिंग इट, वेरी गुड हिमांशी। और असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स, ये आप असिस्ट कर रहे हो, यहां तक तो आपने बकायदा खुद से चीज दी है, अब यहां से क्या कर रहे हो बेटा, आप उसे असिस्ट कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत महापुरुष हो, आप बहुत ज्ञानी हो, इसलिए आप उसको असिस्ट कर रहे हो। किस मीन्स के थ्रू, एनी मीन्स, वेदर ऑफ सेम काइंड और दोज एन्यूमरेटेड इन दिस क्लॉज और नॉट, या तो इन्हीं मीन्स से आप उसको क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, कि यहां पर इधर से पैसे ले लेना, उधर से वो कपड़े ले लेना, इन चीजों का असिस्टेंस कर रहे हो, किस लिए, टू इवेड एप्रीहेंशन। उसको हावर कर रहे हो घर में, या असिस्ट कर रहे हो, या मीन्स ऑफ कन्वेंस प्रोवाइड कर रहे हो, कार, गाड़ी, घोड़ा, घर, सॉरी घर नहीं, कार, ताकि वो वहां से भाग जाए और उसका एप्रीहेंशन ना हो। एप्रीहेंशन मतलब अरेस्ट, अरेस्ट इवेड कर रहा है, अरेस्ट अवॉइड कर रहा है, पुलिस उसको पकड़ ना ले। अब वो या तो बेटा हो सकता है कि अक्यूज है किसी केस में, या हो सकता है जेल से भी भागा हुआ हो, कन्विक्ट हो गया, जेल जेल तोड़ के भाग गया, या पता है कि उसके अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस का एलिगेशन लगने वाला है, या अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, भाग रहा है। ओके, बराबर है। ओके, इंजरी में क्या आता है, इट मींस एनी हार्म वॉट एवर इलीगली, ये इलीगल वर्ड बहुत जरूरी है, और हार्म भी जरूरी है, नुकसान होना चाहिए, इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, मैन, विमेन, ट्रांसजेंडर, कहां पे, इन बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी। मार्क करें ये 4 वर्ड्स, बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी। और इन हर बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर चीज के ऊपर अलग अलग आपको चैप्टर्स भी दे रखे हैं, ठीक है। यस 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 गार्गी, वो जो स्पेसिफिक सेक्शंस जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ क्या दे रखा है, स्पाउस क्या दे रखा है, एक्सेप्शन में दे रखा है, ठीक है। स्पेसिफिकली वाइफ को एक्सेप्शन में डाल रखा है, ठीक है बेटा है, इसमें नहीं प्रोवाइड कर रखा है। गार्गी लिसन, आईपीसी में ये प्रोवाइड कर रखा था पहले, ये जो आपका हार्बर पढ़ा है ना हमने, इसमें पहले प्रोवाइड कर रखा था, लेकिन अब नहीं प्रोवाइड कर रखा है। दैट मीन्स हार्बर की जनरल डेफिनेशन में हम उसको नहीं मानेंगे, बट देर आर स्पेसिफिक सेक्शंस जिसमें ये वाइफ का जिक्र कर रखा है, कि वाइफ अगर हार्बर करती है हस्बैंड को, या हस्बैंड हार्बर करता है वाइफ को, तो उस मामले में वो हार्बर के ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको भटका कहते हैं, भटक गया था मार्ग से, है ना। यस और नो गार्गी, इज इट क्लियर। तो दे आर सेक्शंस, डेकोइटी वगैरह के सेक्शंस हम पढ़ेंगे, है ना। हस्बैंड डाकू था, डकैत था, चोरी करके आ जाता था, डाका डाल के आ जाता था, मतलब घर में आएगा तो पत्नी तो खाना खिलाएगी ना। या पत्नी थी, पत्नी डकैती करके आती है, कैतन थी, घर आ जाती है, तो बेटा वो भी तो उसे हार्बर, ऐसा नहीं कि उसको पता है ही है, लेकिन खाना पानी तो खिलाएगा, घर में तो रहने ही देगा वो। गॉट इट।
ठीक है, तो वो स्पेसिफिक सेक्शंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी फिर। ओके, चलिए जी। इलीगल क्या है एंड लीगली बाउंड टू डू क्या है? इलीगल, इलीगल, और उसके बाद आप यहां पे एक ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 20, सॉरी क्लॉज 24, 2 का 15 वर्सेस 2 का 24 कंबाइन करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। वर्ड एक तो आपका इलीगल दे रखा है और दूसरा लीगली बाउंड टू डू दे रखा है, ठीक है। लीगली बाउंड टू डू भी क्या है? एक नेगेटिव तरीके से डेफिनेशन है। अब ये जो इलीगल वर्ड दे रखा है इसको जरा हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। इलीगल में 3 चीजें हैं। ओके, यस तेजा, सुनो। द वर्ड इलीगल, द वर्ड illegal is applicable to everything which is an offense। जो ऑफेंस है वो इलीगल है। which is prohibited by law, जिसे लॉ प्रोहिबिट करे वो भी इलीगल है। और which furnishes the ground for civil action, या जो सिविल एक्शन का ग्राउंड है, दैट मीन्स यहां पे सिविल लॉ का भी जिक्र कर दिया गया है। कि एक बात बताओ, मैंने और श्रेया जी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने पे बेटा श्रेया जी को राइट मिलता है ना सिविल एक्शन मेरे अगेंस्ट लाने का। तो जो मैंने किया वो क्या है? वो इलीगल एक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना अलाउड है क्या? लीगल है क्या? नो, इट इज इलीगल। व्हाई? बिकॉज इफ आई ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट टुडे, tomorrow Shreya ji is going to get the ground for bringing a civil action. She can sue me. Yes or no? प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसपे लॉ बैन लगा रखा है, लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिटेड है, एंड जो ऑफेंस है, बराबर। अब जरा ऑफेंस की डेफिनेशन पर आओ। ये रहा ऑफेंस। ऑफेंस देखो क्या लिखा है। ये एक्सेप्शन वर्ड छोड़ो, ये जो भी एक्सेप्शन वगैरह लिखा है इसको छोड़ो। द वर्ड ऑफेंस मीन्स एनीथिंग पनिशेबल बाय दिस संहिता। अभी इतनी डेफिनेशन पढ़ो, बाकी ये सेक्शंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी समझ लेंगे इसका मीनिंग क्या, ठीक है। एवरीबॉडी लिसन। कहता है ऑफेंस का मतलब वो है जो पनिशेबल है इस संहिता के अकॉर्डिंग, बराबर। मीन्स एनीथिंग विच इज पनिशेबल। नाउ विल कम टू दिस पॉइंट। बोलता है ऑफेंस का मतलब है विच इज पनिशेबल बाय बीएनएस। और इलीगल की जरा डेफिनेशन देखो। इलीगल में 3 चीजें हैं। कहता है विच इज एन ऑफेंस, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एंड विच फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। कैन आई से कि ये जो ऑफेंस है ये इलीगली तो है, और कैन आई कंक्लूड दैट ऑल offenses are illegal but all illegal are not offenses? Can I conclude this? ये डायग्राम दिख रहा है आपको, वेन डायग्राम बना सकते हो आप। कैन आई कंक्लूड दैट ऑल offenses are illegal but all illegal are not offenses? सारी चीजें जो भी ऑफेंस है वो इलीगल है, बट सारी ही चीजें आपके ऑफेंस में थोड़ी ना आ जाती हैं। यस और नो? कुछ चीजें प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगी, कुछ चीजें सिविल एक्शन का ग्राउंड फॉर्म करेगी ना। अब सिविल, मैंने अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ऑफेंस थोड़ी ना है, वो तो इलीगल एक्ट है। मैंने अपराध थोड़ी ना किया है, मैंने गैर कानूनी काम किया है, समझे हो? तो हर कार्य ऑफेंस नहीं है, हर इलीगल एक्ट ऑफेंस नहीं है, बट एवरी ऑफेंस इज एन इलीगल एक्ट। यस और नो? कैन वी से दैट थिंग? एंड फिर ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस आगे डिफाइन किया,
ऑफेंस को भी अंदर अच्छे से डिफाइन करने के लिए बोला, जो कि पनिशेबल है, जिसकी पनिशमेंट मिलती है। एंड पनिशमेंट क्या है, जो सेक्शन नंबर 4 में डिफाइंड है, 4 ऑफ बीएनएस, जो कहता है इंप्रिजनमेंट हो सकती है, डेथ सेंटेंस हो सकता है, फोरफीचर प्रॉपर्टी हो सकता है, फाइन हो सकता है, आपको कम्युनिटी सर्विस के लिए दिया जा सकता है। गॉट इट? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछ ले ऑफेंस क्या है, इलीगल क्या है, आर दे सेम, बोलना नो दे आर नॉट सेम, बिकॉज ऑफेंस इज एनीथिंग विच इज पनिशेबल एंड इलीगल में ऑफेंस इंक्लूडेड है, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन इंक्लूडेड है एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। सो ऑफेंस इज one of the type of illegal act, but not all illegal acts are offenses. Offense is punishable, it is wrong against the law, but illegal. So अब एक और कंक्लूजन हम निकालेंगे। एक और कंक्लूजन ये है, कैन आई से इलीगल वर्ड जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, उसका स्कोप बड़ा है, जबकि ऑफेंस वर्ड एक नैरो टर्म है, इसका स्कोप छोटा है। कैन वी से दैट? वेरी गुड कीर्ति, बोल ही दिया मैम। इलीगल जो है वो एक वाइडर टर्म है एंड ऑफेंस एक नैरोअर टर्म है। ये भी आप इंटरव्यू में बोल सकते हो, ठीक है? क्लियर है? फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, हम ऐसा कोई भी चीज करें जिसमें कि सिविल एक्शन का ग्राउंड होता है। अभी मैंने बताया ना, जैसे बेटा यही एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं और श्रेया कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रही हूं, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने पर क्या श्रेया मेरे अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर सकती है? नहीं। अगर फ्रॉड कोर्जन है तो ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो श्रेया मुझसे डैमेज लेने के लिए क्रिमिनल केस थोड़ी ना फाइल करेंगे, सिविल एक्शन लेके आएंगे, सिविल सूट मेरे अगेंस्ट फाइल करेंगे। यस और नो ईशान? तो उसी तरीके से कोई भी ऐसा एक्ट जो कि ग्राउंड फर्निश करता है, हमें रीजंस देता है सिविल एक्शन लाने के लिए, वो इलीगल एक्ट में आता है। तो इलीगल ने देखो बेटा क्रिमिनल एस्पेक्ट भी कवर कर लिया और सिविल एस्पेक्ट भी क्लियर कवर कर लिया है, ठीक है? यस यस मिस्टर जोशी, वी कैन से दैट। ओके, बोलो समझ आया? ये डायग्राम बना लो अपने नोटबुक्स में, ठीक है? आगे चलेंगे। लीगली बाउंड टू डू का मतलब क्या है? एम आई लीगली बाउंड टू टीच यू ऑल? मैं लीगली आपको टीच करने के लिए तब बाउंड होगी जब मैं टीच नहीं करूं तो वो इलीगल होगा। यस और नो? लीगली बाउंड टू टीच मतलब अगर वो काम नहीं करूं तो वो गैर कानूनी चीज में आएगा। कानूनी तौर से मैं बाध्य तब रहूंगी जब उसका उल्लंघन करना गैर कानूनी चीज में आ जाए। यस और नो? ओके, यस केविन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है? कुछ कुछ चीजों के हम वेन डायग्राम्स बनाते रहेंगे, जैसे आगे कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर, इन सब का बनाते रहेंगे। ओके, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। ओके, आगे चले। जजेस कौन होते हैं? कोर्ट पढ़ लिया, अब जजेस भी पढ़ेंगे, क्योंकि कोर्ट में क्या है, जज ही तो थे। बोलो बेटा हाँ कि ना? जब हम कोर्ट की डेफिनेशन पढ़े तो कोर्ट बोलता है जजेस हो गए या बॉडी ऑफ जजेस हो गए हु आर एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, और बॉडी ऑफ जजेस हु आर एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट एज अ बॉडी व्हेन द जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशियली। यही पढ़ा था कोर्ट की डेफिनेशन में। जजेस पढ़े, तो अब जरा बताओ जज कौन होता है? अब हमें जज बताओ कौन होता है? तो दो चीजें हैं, दो नहीं मैं बोलूंगी तीन है। एवरीबॉडी यस और नो? यस और नो? यस और नो? अरे नहीं वंशिका, हम तो बोल रहे हैं अभी आगे हमारा जो ट्रेनिंग वगैरह है वो लेट शुरू हुआ, तो आपको कुछ और मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ा के जाओगे, ठीक है? हम भी खाली बैठे बैठे ओवर थिंक करेंगे तो बेहतर है कि घर आती लक्ष्मी को ना नहीं कहना चाहिए और पढ़ा दे बच्चों को अच्छा लग जाए, टीम को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी बेटा, बिकॉज हर टीचर अलग अलग बैचेस में ऑक्यूपाइड है, ठीक है? अब सुनो सभी स्टूडेंट्स, जज कौन होता है? अब देखो यहां पर ना आपको 1 और 2 पॉइंट दे रखा, बट मैं बोलूंगी तीन चीजें दे रखी है आपको नोट डाउन करने के लिए। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 16, जज की डेफिनेशन बाय हार्ट याद करके जाओगे, क्योंकि ये भी पूछ लेंगे आप जज बनना चाहते हो, बताओ जज कौन होता है? हु इज अ जज? सर ये डेफिनेशन पढ़ी है हमने, जज ये होता है, ठीक है? मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ जज, जिसको ऑफिशियल डेजिग्नेशन मिल चुका है। हम एग्जाम क्रैक कर चुके, बट अभी हम ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ जज? नो, अभी ऑफिशियली डेजिग्नेटेड नहीं है। ऑफिशियली डेजिग्नेशन कब मिलेगा बच्चे? जब ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लो तब। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इट इंक्लूड्स 1 and 2,
कौन कौन इंक्लूडेड है बेटा? कई बार लॉ जो है वो एम्पावर करता है किसी भी पर्सन को कोई जजमेंट देने के लिए। जब वो जजमेंट दे रहा है तब उसे जज बोलेंगे हम। एंड बॉडी ऑफ जजेस को भी जज बोलते हैं। बेंच वगैरह है तो उसमें भी तो जज ही बोलेंगे ना उनको। तो इन दो पॉइंट्स में, दैट इज सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, 16 तो क्लॉज हो गया ना, अब क्लॉज के नीचे और दे रखा है और ये भी क्या कंटिन्यूइंग लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। कहता है फर्स्ट, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, वो सिविल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई भी पर्सन लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है टू गिव व्हाट? टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट। डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब क्या होता है? कंक्लूसिव जजमेंट। दैट इज दिस जजमेंट इज फाइनल। दिस जजमेंट इज फाइनल। एंड पर जब जजमेंट देने के लिए जो पर्सन ऑथराइज्ड है, जो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा, जिसको इतनी शक्तियां प्रदान कर रखी है विधि ने, तो हम बोलेंगे कि वो जज है। या फिर कोई ऐसा जजमेंट देने के लिए प्राधिकृत है, और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, अगर उसके विरुद्ध अपील नहीं की गई तो वो जजमेंट डेफिनेटिव होगा। या फिर ऐसा जजमेंट देने के लिए वो एम्पावर्ड है विच इफ कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। या आज को मैं ऐसा जजमेंट दे दूं कि बेटा अगर आप ऊपर अपील में जाना चाहो पर नहीं गए तो मैं उसमें जज मानी जाऊंगी। या मैं एक ऐसा जजमेंट दूं जो आप ऊपर किसी हायर अथॉरिटी के पास जाओगे तो वो भी उसको कंफर्म कर दे, और उनके कंफर्मेशन पे जब वो जजमेंट भी डेफिनेटिव होगा तो मैं भी जज और वो भी जज। गॉट इट? अब एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में सिर्फ लिखना है हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, सेकंड हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट। दैट्स इट। जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए। एंड सेकंड बोलता है हु इज वन ऑफ द बॉडी और पर्संस। बहुत सारे पर्संस या एक बॉडी का एक पर्सन है। हु इज वन ऑफ द बॉडी और पर्संस which, अच्छा, body of persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment? You remember body of persons भी कौन है? body of persons भी कौन है? कोर्ट ही तो है ना। जज है या बॉडी ऑफ जजेस है या बॉडी ऑफ पर्संस। बॉडी ऑफ पर्संस मींस जब आपकी बेंच बैठती है तो उस बेंच में से जब एक पर्सन भी एम्पावर्ड है, या सारी की सारी पूरी की पूरी बॉडी ऑफ पर्संस एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा जजमेंट देने को, तो उस बॉडी ऑफ पर्संस में से वो एक एक पर्सन भी कौन है? जज है। बेंच ऑथराइज है ना जजमेंट देने को, तो जब पूरी के पूरी बेंच ऑथराइज है, एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा जजमेंट देने को, तो उस बेंच में से, उस बॉडी ऑफ पर्संस में हर एक पर्सन भी क्या है? जज है। यस, बॉडी ऑफ पर्संस। तो बॉडी ऑफ पर्संस को मैं लिख दूं बॉडी ऑफ जज, क्योंकि उन्होंने बोला ना बॉडी ऑफ पर्संस का हर एक व्यक्ति या एनी वन पर्सन हु इज वन ऑफ, उस बॉडी ऑफ पर्संस में से कोई एक जो उस बॉडी ऑफ पर्सन का हिस्सा है वो जज है। तो मैं बॉडी ऑफ जज भी तो बोल सकती हूँ। बॉडी ऑफ जज, एंड जज क्या है? कोर्ट है। ठीक है। मैन मीन्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। प्लीज नोट डाउन, मैन का मतलब, पुरुष का मतलब क्या है? एक मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। वो 2 साल का हो सकता है, वो 20 साल का हो सकता है, वो 200 साल का हो सकता है, 100 साल का हो सकता है, 80, 90, 60, 70, कितने भी साल का मेल ह्यूमन बीइंग है उसको हम मैन बोलेंगे। यस और नो? बेटा पार्ट ऑफ इंडिया, गौरव, क्या कोई डिस्ट्रिक्ट जोधपुर क्या भारत का पार्ट नहीं है क्या? क्या राजस्थान भारत का पार्ट नहीं है क्या? जोधपुर में पाल रोड क्या भारत का पार्ट नहीं है क्या? आएगा पार्ट। ऐसा थोड़ी है कि स्टेट ही आएगा, सब कुछ आएगा उसमें। ठीक है। प्लीज फॉलो ऑफ। ऑफ लिख देंगे दोनों ही जगह पे, बात खत्म। एंड ऑफ डिस्कशन। ओके। सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन, सॉरी, क्लॉज 20, मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर वही है जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में दे रखा है। दैट्स इट। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आप यूज करते हो, 1 2 3 4 12 महीने हैं उसमें। ठीक है। जो आपके चैत, वैशाख, आषाढ़, ये सब कुछ होते हैं, ये आपका हिंदू कैलेंडर है। ठीक है। Whatever word month or the word year is used, it is to be understood that the month or year is to be reckoned
according to the Gregorian calendar. Reckon मतलब it is to be calculated or understood according to your Gregorian calendar, English calendar. Okay. Movable property कतई इंपॉर्टेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, क्योंकि टीपी जब पढ़ते हो तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की वहां पर नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है। और यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है मूवेबल प्रॉपर्टी। मैम मेल अगर 18 बिलो है तो भी मेल होगा या चाइल्ड होगा? मेल चाइल्ड होगा ना फिर वो, जिया 18 से कम कोई मेल है तो वो चाइल्ड भी है और मेल भी है, तो वो मेल चाइल्ड हो जाएगा। गॉट इट? 18 है, बिलो है, फीमेल है और चाइल्ड भी हो गई ना, क्योंकि 18 से बिलो, तो फीमेल चाइल्ड हो जाएगी। और जो 18 से अबव हो जाएंगे तो मेल हो जाएगा, मैन हो जाएगा, वुमेन हो जाएगी। ठीक है जी, इज इट क्लियर? जिससे पूछा जाए इज इट क्लियर, वो अगर क्लियर नहीं बोला, जैसे हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिया, तो अगली बार से डाउट सॉल्व नहीं किया जाएगा, ताकि हमको पता चले कि भाई तुम्हारा डाउट सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। एंड जाहिर सी बात है आपके कमेंट्स की पूरी हिस्ट्री रहती है, तो हर पर्सन की जब हिस्ट्री निकाली जाती है तो उसका डाउट भी आता है और उसको क्लियर है तो वो बोलता है यस क्लियर, गॉट इट। नहीं तो लगता है कि उसको क्लियर ही नहीं हुआ या टीचर ने उसका डाउट एड्रेस नहीं किया। ओके इसलिए हम कहते हैं जो भी डाउट है आप ऑफिशियल तरीके से क्लास में पूछें, क्योंकि टेलीग्राम इज नॉट द ऑफिशियल वे। और ना आपको पीडब्ल्यू बोला ना हमको बोला कि मैम टेलीग्राम पे डाउट सॉल्व करने का, वी कैन इजीली इग्नोर। नहीं है टीचर के पास टाइम तो बेटा टेलीग्राम पे चला जाता है नीचे मैसेज, बट क्लास में है तो वी आर बाउंड टू सॉल्व इट। क्लास के रेलेवेंट है, क्लास के रिगार्डिंग है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम। और आपको भी ये प्लेटफॉर्म इसीलिए आपने परचेज किया ताकि आप यहाँ पर डाउट सॉल्व करवा सको उसी वक्त, क्लास में जो भी स्लाइड है पीपीटी उसको यूज करके उसी वक्त डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है अब सुनो, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, अच्छा कल ही पता चला था, कोई तो भी तुम लोगों के बैच से मेंटर से झगड़ा कर रहा था डाउट के लिए, तो उसकी पूरी डाउट्स और कमेंट्स की, जो कमेंट्स के लिए शायद उसको ब्लॉक कर दिया गया था, पूरी कमेंट की हिस्ट्री निकाली गई है, क्या क्या वर्ड यूज होते हैं। तो आपकी पास्ट हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है तो आर्ग्यू वगैरह मत करो, उनको रिक्वेस्ट कर दो कि भैया अनब्लॉक कर दो। ठीक है मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर तरीके की प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी बनाकर इन्होंने एक एक्सेप्शन डाल दिया। और एक्सेप्शन में क्या डाला, 3 चीजें एक्सेप्शन में डाला। और जो बेटा एक्सेप्शन है वो कुछ नहीं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। बोला हर डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी मूवेबल में आएगी एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट थिंग्स which are attached to earth and except things which is fastened to what is attached to the earth। क्योंकि ये सब किस में आता है, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ गया ना। लैंड जमीन इमूवेबल है, थिंग्स अटैच टू अर्थ का मतलब क्या होता है, जो चीजें अर्थ से अटैच कर रखी है। वो बेटा ह्यूमन तरीके से भी हो सकता है या आर्टिफिशियल वे से भी हो सकता है। आर्टिफिशियल मान लो आपने नींव खोद के एक वॉल बनाई, नींव खोदा ना, फिर पत्थरों की एक वॉल बनाई है आपने, बड़ा सा एक गड्ढा किया और उसके अंदर पोल डाल दिया, अटैच कर दिया ना। अब वो धरती से अटैच है, कैन यू रिमूव इट? रिमूव हो सकता है अगर आप फोर्स यूज करेंगे तो। एंड थर्ड बोलता है और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग व्हिच इज सो अटैच टू द अर्थ, जो अर्थ से अटैच किया ना उसके साथ आपने परमानेंटली कुछ फासन किया, फासन मतलब उस पर फिक्स किया है। मैंने एक धरती खोदी, उसमें एक पोल गाड़ा, तो वो क्या कर दिया मैंने, अर्थ से अटैच कर दिया। अब उस पोल के ऊपर मैंने एक ट्यूबलाइट परमानेंटली फासन कर दिया, या उसके ऊपर एक कैमरा परमानेंटली इंस्टॉल कर दिया है, तो वो भी इमूवेबल में आएगा। पंखा जब तक नीचे पड़ा है, आपके कार्टन में पैक होके पड़ा है, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। बट द मोमेंट यू अटैच इट टू द सीलिंग, ये क्या हो जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। क्योंकि परमानेंटली फासन किया ना, हमेशा हवा खाना चाहता है, ऐसे थोड़ी है रात को लटका दोगे सुबह नीचे उतार दोगे। Yes or no? Yes, door is fastened. Door is fastened to the wall and wall is attached in the earth. It is embedded in the earth. Okay? Got it? हाँ तो कोई भी उम्र का हो वो मैन ही बोला जाएगा, बच्चे को भी मैन का मतलब मेल से बोला है, चाइल्ड से थोड़ी बोला है, उम्र से थोड़ी बोला है बेटा। मैंने थोड़ी बोला है, बेरेक बोल रहा है। मैन बोला है, आदमी बोला है, इंसान थोड़ी बोला है, बच्चा थोड़ी बोला है। बच्चा भी लड़का और लड़की हो सकता है, लेकिन मैन तो आदमी होगा ना। तो 4 साल का बच्चा है
तो वो भी मेल होगा, आदमी होगा, पर छोटा आदमी है, 4 साल का है। मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मैन की डेफिनेशन में आएगा। अब आपके हिसाब से मैन हो वो हो सकता है जो मोटियार हो, जो 18 के ऊपर हो, आपके हिसाब से वो मैन हो सकता है। बीएनएस बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। जो मेल ह्यूमन बीइंग होगा, जिसका बायोलॉजिकल जो भी सिस्टम है वो मेल है, तो वो मेल होगा ना। कोई भी उम्र हो सकती है, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 4 महीने, बस वो मेल होगा। और जो 18 अबव है उसको सिर्फ मेल बोलेंगे, अडल्ट मेल बोलेंगे। ठीक है, बराबर। यस, मैन और वुमेन, वेरी गुड कीर्ति, वो सिर्फ जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में है और चाइल्ड एज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज नंबर। क्या होता है नंबर्स? बोलता है अनलेस द कॉन्ट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसको भी जरा ब्रेक करते हैं। हम्म, अब देखो जरा इसको, 1 मिनट, जरा मुझे 1 मिनट का समय देंगे। आई जस्ट नीड टू सी कि कल की क्लास में क्या हम पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कल कर सकते हैं क्या। जरा रुको। अह, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हम लोग कल करेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हम कल कर लेंगे, बाकी सारी डेफिनेशन आज ही करेंगे। ठीक है। ग्रेट तेजा। ठीक है, मैन नहीं बोलना है बेटा, मेल चाइल्ड है ना, मेल चाइल्ड, बेबी बॉय बोल दो। ओके, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कल कर लें, क्योंकि कल लंबा चौड़ा सेगमेंट डील करना और कल सेक्शन नंबर 3 भी डील कर लेंगे। आज की क्लास में छोटी छोटी डेफिनेशन फटाफट कवर कर लेंगे। ठीक है, अब सुनो। बोलता है नंबर का मतलब है वर्ड्स इंपोर्टिंग सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स प्लूरल नंबर। जो वर्ड्स सिंगुलर नंबर में बात कर रहे हैं उसमें प्लूरल भी आएगा। एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग प्लूरल नंबर इंक्लूड सिंगुलर नंबर। ये क्या बात होती है एवरीबॉडी? कुछ पल्ले पड़ा ये दो चीजें पल्ले पड़ी? भाई बात तुम नंबर की कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ आता है, पर ये वर्ड्स क्यों बोला? इनका कहने का मतलब है वो वर्ड्स जो है तो सिंगुलर बट उसमें प्लूरल भी आएगा, एंड वो वर्ड्स जो इंपोर्ट मीन कर रहे हैं प्लूरल, उसमें सिंगुलर भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो सिंगुलर हैं? फॉर एग्जाम्पल मैन, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड। यस और नो? नहीं नहीं कीर्ति, अच्छे समझो। तो ये क्या है? ये सिंगुलर है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल नंबर हैं, प्लूरल नंबर को शो करते हैं, जैसे कि मेन, विमेन, चिल्ड्रन। अब ये तो इंग्लिश इतना पता होगा, देखो सुनो अच्छे से। वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स सिंगुलर इन नेचर के हैं, कुछ वर्ड्स प्लूरल इन नेचर के हैं। सिंगुलर इन नेचर वाले वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल मैन, वेमेन एंड चाइल्ड। यस, और प्लूरल नंबर कौन सा हो सकता है? मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन। कभी भी चिल्ड्रंस नहीं लिखना है, क्योंकि चिल्ड्रन इटसेल्फ इज अ प्लूरल नंबर एंड चाइल्ड इज अ सिंगुलर नंबर। देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग, देयर इज अ चाइल्ड प्लेइंग। ठीक है, अब देखो जरा, कहता है वो वर्ड्स जो सिंगुलर हैं अपने आप में प्लूरल भी रह सकते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि जहां मैन लिखा है उसमें हो सकता है कि 4 5 6 7 मैन भी हो, एंड जहां पर प्लूरल नंबर लिखा है उसमें सिंगुलर तो वैसे भी इंक्लूडेड है। अगर हम मेन लिख रहे हैं तो उसमें सिंगुलर भी जा सकता है, और जहां हमने सिंगुलर लिखा है उसमें प्लूरल भी इंक्लूडेड है। गॉट इट? बस यही कहना चाहता है। इज इट क्लियर? यस और नो? फिर आता है ओथ। हालांकि नंबर वगैरह की डेफिनेशन आज तक कभी पूछी नहीं गई है, बट ठीक है, लिटरल मीनिंग समझ के रखो। ओके, ठीक है यास्मिन। ओथ क्या होता है? इसको इरेज कर दे। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको ले लेते हैं। ठीक है,
जस्ट अ मिनट गाइस, वेयर इज अ स्लाइड? आज लेक्चर नंबर 3 है। हम्म, अब ओथ आपने जनरली देखा है कि मैम कोर्ट में ओथ दिलाई जाती है कि मैं गीता की कसम खा के बोलता हूँ कि जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। हम्म, जब आप लोग 11 ट्वेल्थ में, स्पेसिफिकली 12th स्टैंडर्ड में रहे होंगे तो प्रीफिक्स वगैरह बने होंगे। प्रीफिक्स वगैरह बने होंगे, हेड गर्ल, हेड बॉय, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वगैरह। हम भी बने थे कुछ, तो याद है ना? तो ओथ दिलाते हैं, हमने नहीं ली थी, थोड़े पंगे करने की आदत थी तो हमने कुछ कारणवश नहीं ली थी, सबने ओथ ली थी, ठीक है? तो वो ओथ ली जा रही है, उसका मतलब क्या है? It says it includes a solemn affirmation substituted by law for an oath. बेटा ओथ ओथ तो है, लेकिन इसमें और क्या क्या इंक्लूडेड है प्लीज नोट डाउन। कई बार डेफिनेशन, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का रूल है कि जहां वर्ड मींस दे रखा है, जहां वर्ड मींस दे रखा है, इट मींस जो लिखा हुआ है वही मीनिंग है। एंड जहां पे वर्ड, और ये डेफिनेशन कैसी हो जाती है, ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव हो जाती है जहां पे वर्ड मींस लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे वर्ड इंक्लूड्स लिखा हुआ है ना, वो नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है। पढ़ा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट? पढ़ा है किसी ने? यस और नो? हाँ, शपथ शपथ समारोह वगैरह करवाई जाती है। जहां वर्ड इंक्लूड्स लिखा हुआ है वो नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है। पढ़ा है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, स्कूल कॉलेज में कभी तो पढ़ा होगा। तो नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में वर्ड हमेशा इंक्लूड्स आता है। इंक्लूड्स का मतलब और चीजें इसमें ऐड ऑन की जा सकती है। दैट डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, उसका एम्बिट उतना ही नहीं है जितना दे रखा है। यस, बराबर है। वेरी गुड श्रेया। कनिष्का, तुमको फिर इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट के बहुत अच्छे टीचर मिले अगर ये पढ़ाया गया है तो, ठीक है? और जहां पे मीन्स एंड इंक्लूड्स, कुछ ऐसी डेफिनेशन है बेटा जहां मीन्स एंड इंक्लूड्स वर्ड दे रखा है, दिस ऑल्सो मीन्स अ नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। यस, बराबर। हाँ, वही बोल रहे हैं हिमांशी, कॉलेज में जरूर बताया होगा, ठीक है? सो यस और नो? तो क्या करे सद्दाम अली, जबरदस्ती गैदरिंग करवा ले। तुम्हें फर्क पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हम लेते हैं सुबह क्लास, बहुत ज्यादा सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं सुबह, और हमको चाहिए ही नहीं जो कि नॉन सीरियस है या फालतू पकैती करने आए क्लास में, और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा गैदरिंग से। और वो फालतू की कमेंट बाजी हम एंटरटेनमेंट भी नहीं करने वाले, एंटरटेन नहीं करने वाले, ठीक है? मैंने क्लियरली फर्स्ट क्लास में आपको बोला कि फालतू की बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास के रिलेटेड रेलेवेंट चीजें हैं, ठीक है? कई बार चीजें बोलते हैं, हैव टू इग्नोर, नहीं तो बेटा क्लास से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। फिर मैं तुमको यही बोलूंगी, पेरीफ्री पढ़ा के छोड़ दूंगी, बाकी सब तुम पढ़ लो। मेरा ऑब्जेक्टिव पूरे हर सब्जेक्ट में यही रहेगा, पूरा के पूरा डायरेक्ट अच्छे से पढ़ाओ, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है? अब सुनो जरा। सो जहां मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों दे रखा है, वो डेफिनेशन कैसी हो जाएगी? नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो जाएगी, बराबर? अब यहां क्या बोला? इट इंक्लूड्स, दैट मीन्स ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। ये एक्चुअली ओथ की डेफिनेशन नहीं देके क्या बता रहा है कि इसमें और क्या क्या आ सकता है, ये बता रहा है। ये ओथ की डेफिनेशन नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। यस, बराबर। तो पहले कहता है अ सोलम अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। एक सोलम अफर्मेशन, आप सिर्फ अफर्मेशन ले रहे हो जहां पे आपसे वादा कर रहे हो, जो कि लॉ की, जो कि ओथ की जगह कर रहे हो, तो वो भी ओथ में आएगी। जहां लॉ खुद कहता है कि यहां पर ओथ नहीं, सोलम अफर्मेशन चलेगा। सोलम अफर्मेशन बेटा आप लोग किसी पे लिख के देते ना, आई solemnly affirm that I will abide by these guidelines, these declarations, these instructions as given by the authorities, वो भी ओथ में आएगा, ठीक है? एंड सेकंड कहता है एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ। वो कोर्ट में भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है। कई बार आप डिक्लेरेशन देते हैं, यस और नो, आपको बोलते हैं ना एफिडेविट बना के लाइए,
डिक्लेरेशन सबमिट कीजिए, तो आप वो जाते हैं कोर्ट में, नोटरी के पास जाते हैं, स्टैम्प पेपर बनवाते हैं 50 रुपए का, वो क्या है, वो डिक्लेरेशन है। अब हमने बेटा अपने इंटरव्यूज के दौरान, इंटरव्यू से पहले हमको 4 प्रकार के सर्टिफिकेट्स देने पड़े थे, 4 प्रकार के एफिडेविट्स देने पड़े थे, तो वो क्या है, वो वही डिक्लेरेशन है जो कि लॉ रिक्वायर करता है कि हमें पब्लिक सर्वेंट के सामने देना पड़ेगा, पूरी पब्लिक अथॉरिटी है। बोलता है ओमिशन क्या होता है, ओमिशन को क्या हम एक्ट के साथ पढ़ सकते हैं बेटा, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 में हम एक्ट पढ़ के आए थे, एक्ट डिनोट्स सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट, और यहां क्या बोला 25 में, omission denotes as well as a series of omission as a single omission। एक पर्सन को एक बार दवाई नहीं दी, 2 बार दवाई दी, 3 बार दवाई नहीं दी, हम यही मानेंगे कि आपने दवाई ही नहीं दी है। गॉट इट? ओके, आई थिंक हम लोग नेक्स्ट 4-5 मिनट्स और 10-15 मिनट्स और चलेगा शायद, देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है ना। छोटी छोटी डेफिनेशन हम कंप्लीट कर लेंगे पब्लिक सर्वेंट के अलावा। अंडरस्टूड? पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब लिखो कैब, पर्सन का मतलब लिखेंगे कैब। पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, कंपनी भी है, क्योंकि कंपनी भी ऑफेंस कमिट कर देगी तो बेटा लाइबल हो जाएगी। ऑल्सो एसोसिएशन, एसोसिएशन बनते हैं ना इंडस्ट्रीज वगैरह में, आपने बहुत सारे एसोसिएशंस देखे होंगे। यस, आपके लेबर एसोसिएशंस बनती है, यूनियंस बनती है, और अ बॉडी ऑफ पर्संस मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस को भी इन्होंने बोला है। एंड बॉडी ऑफ पर्संस कौन बन जाते हैं आगे, बॉडी ऑफ जजेस, बॉडी ऑफ जजेस आगे कौन बन जाते हैं, ये जजेस तो होते ही हैं, आगे जाके कोर्ट की डेफिनेशन में भी बॉडी ऑफ पर्संस को जजेस बोल के कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। ठीक है, आती हूँ समीक्षा इस चीज पे आती हूँ, ठीक है, जल्दी आती हूँ। ओके, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, हमको फर्क नहीं पड़ता कि उसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब कुछ है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट, पब्लिक में क्या क्या इंक्लूडेड है, पब्लिक में क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी भी इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। क्लास ऑफ पब्लिक में क्या आ सकता है, जैसे सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स मेल, सीनियर सिटीजन्स फीमेल, अलग अलग पब्लिक का क्लासेस बना सकते हैं ना बेटा, फिजिकली डिसेबल्ड, स्पेशल चिल्ड्रन, माइनर्स, 14 साल से कम बच्चे, 18 साल से कम बच्चे, युवा अवस्था वाले बच्चे, अलग अलग जब हम पब्लिक में क्लासेस बना देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स करके, तो वो भी पब्लिक में आएगा। एंड कम्युनिटीज भी आ सकती हैं, कम्युनिटीज होती है ना बेटा, समाज होती है, कोई कोई ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई हैं, अलग अलग कोई वेलफेयर कम्युनिटीज हैं, तो वो भी किस में आएगी, पब्लिक में आएगी। ठीक है, ये सबका एसोसिएशन होता है। I'll come back to this समीक्षा, I'll explain the whole segment again. सबसेक्शन सॉरी क्लॉज 28 को कल की क्लास में डील करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है और उसके साथ साथ इसके बहुत लैंडमार्क केसेस हैं, वन लाइनर के। मैं फिर से बोल दूं, ये डेफिनेशन मेंस में पूछी जा चुकी है, पहले सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी में डिफाइन हुआ करता था ये। ठीक है, और ये सारे के सारे केसेस आप याद रखेंगे, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये स्पेसिफिकली याद रखेंगे, क्योंकि कई बार प्री में ये पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद, या इसमें इंक्लूडेड है पब्लिक सर्वेंट। ओके, चलिए 29 पढ़ेंगे। 29 कहता है रीजन टू बिलीव क्या है, क्या होता है रीजन टू बिलीव, ब्रेक करो वर्ड को। कहता है रीजन टू बिलीव, कोई चीज में बिलीव करने का क्या रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू हैव अ रीजन टू बिलीव कि यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी इस साल आ जाएगी, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर बिलीव। मैम द रीजन ऑफ माई बिलीव इज कि बहुत सारे स्पेक्यूलेशन चल रहे हैं, न्यूज़पेपर में आया है, हमारे कोई एडवोकेट है हाई कोर्ट में उन्होंने बताया है, मैम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बार बार थंबनेल लगा के वैकेंसी अलर्ट बोल ही रहे, जबकि हकीकत ये उनको खुद भी नहीं पता, उनको खुद भी नहीं पता। बट स्टूडेंट्स में तो एक हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, आना ही पड़ेगा बच्चों के पास, उनको टीचर्स को चला के आना पड़ेगा, बच्चे नहीं आ रहे तो टीचर्स के पास। यस और नो, तुम लोग समझदार हो, लॉ के स्टूडेंट्स हो। यस, और मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि बच्चों को भ्रमित होने से बचाओ। वाई डू यू बिलीव दैट मैम की क्लास सुबह 7:20 लगेगी और 7:15 क्यों नहीं लगेगी। अरे भाई, क्योंकि मैम जब भी क्लास लेती है टाइम 7:15 का होता है, बट मैम 7:20 तक एंटर करते हैं, 5 मिनट बच्चों को दिया जाता है कि बच्चे बाकी तब तक आ जाएं, जरूरी नहीं कि वो 7:15 पे ही आएंगे, 5 मिनट है तो बुक्स खोल लो, देख लो कि कल क्या पढ़ा था। आपके भरोसे का आधार क्या है, कारण क्या है। तो जब बेटा आपके पास सफिशिएंट कॉजेज हैं उस चीज में बिलीव करने को, हम बोल देंगे यू हैव रीजन टू बिलीव।
तो what is the sufficient cause to believe that I conduct class at 7:20 only even if the schedule says 7:15? Because हम हमेशा से क्लास ले रहे हैं, पिछले 2 साल से मैम को देख रहे हैं, इसी टाइम पे एंटर होने का कोई रीजन है? वाई डू यू हैव रीजन टू बिलीव कि तुम्हारे पड़ोस में किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि हम आधी रात को सो रहे थे, बहुत जोर से मोटरसाइकिल निकली, बम से आवाज आई, तो हमको लगा कि साइकिल या किसी का मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ या कोई ट्रांसमीटर फटा है. यस, सो इट सेज a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. कुछ और चीज में बिलीव नहीं करके उसी चीज में भरोसा रखने का, बिलीव करने का आपके पास sufficient causes है, युक्ति युक्त कारण है, तो हम कहेंगे you have a reason to believe. घर वालों को रीजन टू बिलीव क्यों है कि हम फेल हो जाएंगे? उनको पता है नालायक लड़का पढ़ता ही नहीं है, सारा दिन घूमता है. सफिशिएंट कॉजेस है. Yes or no? Yes or no? Reason to believe doesn't mean having knowledge. It means beta having sufficient causes. The circumstances are such that you can make a belief about that thing. आप भरोसा रखते हो. भरोसा और नॉलेज में फर्क है. भरोसा बेटा डगमगा भी सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट. नॉलेज इज हैविंग द अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ. एंड रीजन टू बिलीव, मैं उस चीज में भरोसा इसलिए रखता हूं, ये नहीं कि मेरे को जानकारी है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं हमेशा से ऑब्जर्व करते आया हूं, इसलिए मैं इस भरोसे में विश्वास रखता हूं या ऐसा भरोसा होल्ड करता हूं. उस भरोसे के पीछे कुछ कारण हैं, और वो कारण कैसे हैं? वो सफिशिएंट कारण है. फॉर एग्जाम्पल एक चीज मानो, एक लेडी जा रही थी, ठीक है, मिस्टर जोशी अपने कैबिन से बाहर निकले, उनका मन किया कि एक लेडी आ रही है, उनसे मैं बात करूं, बट बेटा वो लेडी जैसे ही पलटी, मिस्टर जोशी बात नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको पता चला कि ये जो लेडी है, ये क्या है? ये मैरिड है. अब उनको ऐसा क्यों लगा वो मैरिड है? बिकॉज ही हैड रीजन टू बिलीव. सफिशिएंट कॉजेस थे. बेटा हाथ में एकदम नवा नवा रेड कलर का चूड़ा पहना हुआ है, बढ़िया छोटा सा एक बिंदी के हिसाब का उसने सिंदूर भरा हुआ है, बढ़िया सा एक उसने वो क्या होता है, वो लाइसेंस होता है, छोड़ो, मंगलसूत्र पहन रखा है उसने. यस और नो? तो मिस्टर जोशी गॉट टू नो कि नो नो नो, शी इज अ मैरिड लेडी, तो थोड़ा ढंग से बात करते हैं, पता नहीं किसी की वाइफ वगैरह हो तो. यस और नो? सो ही हैड सफिशिएंट कॉजेस. अब बताओ मुझे, किसने पूछा था ये डाउट? किसका था कि हम उसको नॉलेज बोल सकते हैं क्या? जिया. रीजन टू बिलीव है. अब क्या पता जिया वो कोई एक्टर हो, इम्पोस्टर हो, कि वो मैरिड नहीं है, बस बनने का दिखावा कर रही है. अब वो ट्रू अवेयरनेस थोड़ी है मिस्टर जोशी को, यस शी इज मैरिड ओनली, बट रीजन टू बिलीव है. क्या पता बेटा कहीं से कोई वो ड्रामा या कोई मूवी वगैरह, एक्टिंग वगैरह से जस्ट शूट से आई ही हो, क्योंकि वहां उसका गेटअप ऐसा उसे लेना था. बराबर है? क्लियर है? इज इट क्लियर? बराबर है. सो अंडरस्टूड जिया? यस और नो? सो दिस वाज डिफरेंट. थोड़ा हम एक एग्जाम्पल से समझ चुके हैं, बट इसमें कोई दोहराए नहीं है जिया कि जो हम चीज में बिलीव कर रहे हैं उस चीज का नॉलेज हमें हो. क्योंकि द लेडी दैट अपियर्स बिफोर यू, इसमें आपको सच नहीं पता कि वो वाकई मैरिड है कि नहीं है. अब अगर मिस्टर जोशी उसके हस्बैंड को जानते हैं या वो उनकी भाभी जी निकलती दूर दराज की, तो हम बोल सकते हैं ही हैज अ knowledge because he has a awareness of the true facts. Awareness of the true facts is equal to knowledge. Sufficient causes to believe means reason to believe. Got it जिया? चल आगे चले. स्पेशल लॉ को हमेशा किसके साथ पढ़ेंगे? लोकल लॉ की डेफिनेशन के साथ. लोकल लॉ बोला, लॉ एप्लीकेबल टू अ एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया. ये क्या बोलता है? मींस एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. स्पेशल लॉ में क्या क्या आ सकता है? पॉक्सो आ सकता है, डीवी आ सकता है, पीसीपीएनडीटी आ सकता है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट आ सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. कोई भी जो स्पेसिफिक टॉपिक से डील करता हो वो स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आता है. ओके. वैल्यूएबल सिक्योरिटी. समय कितना हो गया भाई? चलो वैल्यूएबल सिक्योरिटी डील कर लेते हैं और उसके बाद हम कल की क्लास में डील करेंगे. ओके, जस्ट लास्ट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी. वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी जिसका कोई मूल्य है. आप लोग सिक्योरिटी देते हो, जहां किराए पे रहते हो वहां सिक्योरिटी देते ही होंगे. क्यों लेता है वो आदमी आपसे सिक्योरिटी? वो आपका मकान मालिक क्यों लेता है सिक्योरिटी? क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है आप पे. कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ बिल वगैरह पे नहीं किया, तो कल को कमरा खाली कर दिया तो मैं कैसे रीपे करूंगा? इसलिए वो 1 मंथ का एडवांस एज अ सिक्योरिटी लेता है.
पर ये एग्जैक्टली वो सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोई वैल्यू होल्ड करता हो, एग्जाम्पल लिखो, सबसे बड़ा सेल डीड लिखो। हर वो डॉक्यूमेंट जिससे कि कोई लीगल राइट क्रिएट होता हो। मैंने और श्रेया ने बेटा एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से श्रेया को एज अ ओनर का राइट दिया। मैं सेलर हूं, वो बायर है, उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, तो बेटा वो सेल डीड वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ना, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के थ्रू मैंने एक लीगल राइट श्रेया जी में क्रिएट किया। या वो राइट एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं। मेरा राइट 50% का था, मैंने 30% अपना कर लिया, श्रेया का राइट एक्सटेंड कर दिया 70% तक। या अपना राइट ट्रांसफर कर दिया कि आज से इस जमीन को मैं गिफ्ट करती हूं किसी और को, या ये लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रही हूं अपने को ओनर को। या अपना राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कम कर दिया। मान लो दो भाई हैं, पार्टीशन हो रहा है, एक भाई बोलता है कि नहीं, मैं अपना जो हिस्सा है 50% लेके नहीं 25% ही लूंगा। या तुम पार्टनर हो, तुम आज से पार्टनर नहीं बन के कोई इन्वेस्टर बन रहे हो, तो राइट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, या राइट ही एक्सटिंग्विश कर दिया, खत्म ही कर दिया कि इस पर्टिकुलर लैंड से दो भाई जो है वो नहीं निकलेंगे। आपसी सहमति से लीगल राइट बेटा क्रिएट भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, या कंप्लीटली खत्म भी किया जा सकता है, या किसी को उस लीगल राइट से रिलीज भी किया जा सकता है। पहला तो ये, ठीक है, जहां लीगल राइट को क्रिएट कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, या एक्सटिंग्विश कर रहे हो, या रिलीज कर रहे हो। या फिर कोई पर्सन एक डॉक्यूमेंट के थ्रू ये एक्नॉलेज करे कि हाँ हाँ मैं एक लीगल लाइबिलिटी के तहत क्या हूं, लाइबल हूं, और हैज नॉट सर्टन लीगल राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बेटा एक कागज पर साइन कर दूं और ये कहूं कि यस मिस्टर ऋषभ मुझसे 50,000 रुपए मांगते हैं, तो वो जो कोरे कागज पे साइन करके लिख के दिया वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, क्योंकि कल को यही डॉक्यूमेंट ले जाके वो कोर्ट में बोलेंगे सी मैम ने ये एक्नॉलेज किया था दैट शी लाइज अंडर अ लाइबिलिटी, या फिर मैम ने ये बोला था कि मेरी संपत्ति में आज से मैम का कोई हक नहीं है, या फिर मैम ने ये लिखा इस पे कि एज अ पार्टनर वो कुछ भी नहीं मांगती है इस चीज में। यस और नो? यस, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा कीर्ति। यस और नो? बिल्कुल आएगी। पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, योर एक्शनेबल क्लेम्स, एवरीथिंग, क्योंकि वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं। उससे कोई राइट बेटा क्रिएट हो रहा है, ओनरशिप मिल रही है, रिस्ट्रिक्टेड राइट मिल रहा है, इंजॉयमेंट का राइट मिल रहा है। लीज में क्या मिलता है? इंजॉयमेंट का ही तो राइट मिल रहा है। गिफ्ट में आपको कंप्लीट ओनरशिप मिल रही है। यस, सो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और विच purports टू बी अ डॉक्यूमेंट, या तो वो वाकई डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंट जैसा प्रतीत होता है, वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, और वेयर बाय ये पर्सन एक्नॉलेज करता है कि वो किसी लीगल लाइबिलिटी के तहत लाई करता है, या उसका कोई सर्टन लीगल राइट है ही नहीं। इसको ब्रेक कर दूं मैं? चलो इसको ब्रेक कर देती हूं मैं। दो चीजें हैं, दो ही पॉइंटर्स हैं इसमें, ठीक है, और ये इकलौती वो डेफिनेशन हुआ करती थी जो मुझे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत अच्छे से याद हुआ करती थी। मीन्स अ डॉक्यूमेंट ठीक है, ये लीजिए, इज इट क्लियर? जहां पे हमने ये बोला कि लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, या हम ये बोल रहे हैं कि हमारी कोई लीगल लाइबिलिटी या तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि मेरा लीगल राइट है ही नहीं। ओके, it can be on any paper because every valuable security is a document, and we have already read beta Prachi that document तो किसी भी substance पे बनाया जा सकता है by means of letters, figures, marks. Yes or no? Any matter expressed or described upon any substance by the means of letters, figures, marks, or by any of the more than one of those means which may be used as an evidence, sorry, which may be used for the purpose of evidence of that matter, तो वो डॉक्यूमेंट में आता है। और ये डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी तब बन जाएगी जब डॉक्यूमेंट पे जो चीज लिखी है वो या तो लीगल राइट के बारे में हो या लीगल लाइबिलिटी के बारे में हो। यस प्राची, इज इट क्लियर? Illustration: A writes his name on the back of bill of exchange
as the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. ए ने पता है क्या किया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज था बेटा, और ए ने इसके पीछे अपना नाम लिख दिया, writes his name on the back of bill of exchange. क्यों लिखा अपना नाम? As the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill of the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is valuable security.